अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम पार्ट 1 बेसिक प्रिंसिपल्स पेले एंड लव विच इज़ सर्जिकल इन्फेक्शन। अच्छा, इस चैप्टर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉमन सर्जिकल पैथोजेंस की और उनकी सेंसिटिविटीज़। ठीक है, इसके अलावा जो भी फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं वेदर अ वूंड विल बिकम इन्फेक्टेड, वो फैक्टर्स सारे हमने डिटेल में देखने हैं। फिर हम सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन को क्लासीफाई करेंगे, उनकी सिवियरिटी को, सर्जिकल इन्फेक्शंस की कौन सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है, देन प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशंस, उनकी चॉइस, स्पेक्ट्रम ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन द सर्जरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी। इसके अलावा मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी विद रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे जो मर्सा है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड एमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स सच एज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाई एंटेराइटिस। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमने अंडरस्टैंड करनी है और उसके बाद जो चीज़ें याद करनी है, लर्न करनी है, वो है कॉच पोस्टुलेट। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एप्सिस, किस तरह आप मैनेज करते हैं एप्सिस को, सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन, सेप्सिस बंडल एंड सेप्सिस 6, surgical implications of the COVID-19 pandemic. Next, to appreciate the importance of aseptic and antiseptic techniques and delayed primary or secondary closure in contaminated wounds. To be aware of the causes of reduced resistance to infection, host response. And lastly, we will know the definition of infection, particularly surgical sites, what basic precautions to take to avoid surgically relevant hospital acquired infections। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन से। बैकग्राउंड, अच्छा तो बैकग्राउंड में इसने सबसे पहले जो है हिस्ट्री सर्जिकल इन्फेक्शन की बताई है कि एक जर्नी है फ्रॉम द एंशिएंट इंट्यूशन टू मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिकल राइगर। यहाँ पर इसने मतलब समझाया है, आउटलाइन किया है कि किस तरह ह्यूमैनिटी जो है ट्रांजिशन हुई फ्रॉम सिंपली ऑब्जर्विंग द वुंड हीलिंग टू अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज़। तो सबसे पहले एंशिएंट ओरिजिन जो अर्ली इंट्यूशन था लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, उसकी भी डिस्कवरी से पहले जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी उन्होंने जो है वो अर्ली फॉर्म्स ऑफ एंटीसेप्सिस जो है परफॉर्म किए और वुंड मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले इसने इजिप्टियंस का बताया है और एसाइरियंस का, कि इजिप्टियंस जो है वो पाइनियर्स थे इन प्रिवेंटिंग द डिके यानी पिट्रीफेक्शन, skilled on through mummification. Their medical papyruses record the use of cells and antiseptics to prevent what we now call surgical site infection। ठीक है, उसके बाद ग्रीक और हिपोक्रेट्स का भी जिक्र किया है कि जो हिपोक्रेटिक टीचिंग्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूज़ ऑफ वाइन एंड विनेगर, दोनों क्योंकि एसिडिक और अल्कोहलिक हैं, उनसे जो है वो इरीगेट किया जाता था इन्फेक्टेड वूंड्स को। दे आल्सो प्रैक्टिस डिलेड वूंड क्लोजर allowing an infection to stabilize before the sealing of skin। ठीक है, इसके अलावा जो कोर बिलीफ है अक्रॉस इजिप्टियन, एसाइरियन, ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन वो यही था कि लोकलाइज्ड पस मस्ट बी ड्रेन्ड, उसको ड्रेन करना होता था और ये प्रिंसिपल जो है वो कॉर्नर स्टोन ऑफ सर्जरी है आज भी। ठीक है, उसके बाद जो है एरा ऑफ लॉडेबल पस। In the Roman era, physician Galen observed that when an infected localized and produced pus in gladiators, the patient often recovered after it was drained। जब मतलब उसको ड्रेन किया जाता था तो पेशेंट रिकवर हो जाता था। तो उसमें जो मिसकंसेप्शन दिस लेड टू द फ्रेज पस बोनम एट लॉडेबल, यानी पस बोनम एट लॉडेबल, इस फ्रेज का मतलब है कि गुड एंड कमेंडेबल पस सजेस्ट करता है कि पस वॉज नेसेसरी पार्ट ऑफ हीलिंग, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन था। बाद में सर्जन जैसे थियोरोडिक ऑफ सिर्विया, एम्ब्रोइस पेरे एंड गाय डे शॉल्डिक challenge this, noting that clean wounds closed immediately. Primary closure could heal perfectly well without ever forming pus। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये पूरा लॉडेबल पस का एरा समझाया। अब आ जाए जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है कॉच एंड सेमलविस की। कॉच पोस्टुलेट्स कह रहा है कि 19th सेंचुरी में एक ट्रांजिशन हुई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टू द जर्म थ्योरी। While microbes had been seen under the microscope, their role as a cause of disease wasn't proven until the Robert Koch। ठीक है, उसने बताया कि ये डिजीज़ करवा सकते हैं। तो कॉच की जो पोस्टुलेट्स हैं उसकी समरी बॉक्स 5.1 अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बात, कॉच पोस्टुलेट्स प्रूविंग वेदर अ गिवन ऑर्गेनिज्म इज़ द कॉज ऑफ अ गिवन डिजीज़, इट मस्ट बी फाउंड इन एवरी केस। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अबंडेंस में होना चाहिए इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ बट नॉट इन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट इट फ्रॉम द होस्ट एंड ग्रो इट इन द कल्चर।
यानी हम उसको प्योर कल्चर में ग्रो भी कर सकें, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, हम उसको आइसोलेट कर सकें, ठीक है। तीसरा, द कल्चर इट शुड रिप्रोड्यूस अ डिजीज़ व्हेन इंजेक्टेड टू अनदर हेल्दी होस्ट। अगर हम वही कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो डिजीज़ करवा रहा है, तो अगर हम उसको हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जो है इंजेक्ट करें तो उस हेल्दी कोई डिजीज़ करवाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली, इट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड diseased experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent। यानी ये रॉबर्ट कोच ने जो है ना 19th सेंचुरी में ये 4 पोस्टुलेट्स जो दिए थे ताकि साबित कर सके, किया जा सके कि कोई मखसूस माइक्रोब ही किसी मखसूस बीमारी की वजह है, ठीक है। तो उसमें ये पहला असूल यही है, प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, यानी ये जर्म जो है हर उस मरीज़ में मौजूद होना चाहिए जो उस बीमारी का शिकार हो। अगर कोई सेहतमंद हेल्दी इंसान है तो उसके अंदर ये जर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा असूल है आइसोलेशन का, यानी अलहदा करना, कि हम उसको आइसोलेट ग्रो कर सकते हैं, कल्चर वगैरह। तीसरा, बीमारी फैलाना, अगर हम उसको जो है वो सेहतमंद में जो है इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे, तो वही बीमारी होनी चाहिए, ठीक है, और सेहतमंद को भी वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रेजेंस हो गया, आइसोलेशन, इनोक्यूलेशन, और चौथा असूल जो है री आइसोलेशन, यानी दोबारा निकालना, यानी अब जिस नए फर्द या जानवर को बीमारी हुई है उसके जिस्म से दोबारा वही जर्म जो है निकलना चाहिए जो शुरू में पहले मरीज़ से लिया गया था, ठीक है। अगर ये नया जर्म पुराने जर्म जैसा ही है तो साबित हो गया कि ये बीमारी इसी की वजह से। तो ये इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह और शुरुआती तारीख यहाँ से ही शुरू होती है 19th सेंचुरी में। अगरचे माइक्रोब्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखे गए थे, लेकिन रॉबर्ट कोच ने पहली बार इन्फेक्टिव डिजीज़ की सही डेफिनेशन दी, जिनको हम कोच पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हैंड वॉशिंग और सेमिलिविस का किरदार इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऑस्ट्रिया की एक ऑब्स्टेट्रिशियन माहिर जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियन जिसको हम कहते हैं, तो इग्नास सेमिलिविस, इसने साबित किया कि सिर्फ हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोने के मामूली अमल से जो है पर्परल सेप्सिस, जिसको बच्चा पैदा होने के बाद वाला जो इन्फेक्शन है, उसकी शरह 10% से कम होकर 2% रह गई, ठीक है, सिर्फ हैंड वॉशिंग से। तो उन्होंने खास तौर पर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद और डिलीवरी सूट में जाने से पहले हाथ धोने पर जोर दिया, ठीक है। उसके बाद पास्चर, लिस्टर और एसेप्टिक सर्जरी से समझाइए कि लुइस पास्चर ने अपनी जर्म थ्योरी के ज़रिए बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इंसानों में बीमारी फैलाने की जिम्मेदार है, ठीक है। एंड जोसेफ लिस्टर की बात करें तो उन्होंने भी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड फ्रैक्चर्स में होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको कम करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल शुरू किया। इसके अलावा एंटीसेप्टिक वर्सेस एसेप्टिक 20th सेंचुरी के शुरू में जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है, यानी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया को मारना, के साथ एसेप्टिक सर्जरी का तस्वुर आया। तो इसका मकसद ये था कि जिस माहौल में ऑपरेशन हो रहा है उससे बैक्टीरिया से मुकम्मल पाक रखा जाए, ठीक है। आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर्स में यही टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, एंटीसेप्टिक वर्सेस एसेप्टिक। उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊँ 5.1, तो यहाँ पर भी एसेप्टिक टेक्निक्स ऑफ स्क्रबिंग दिखाई गई हैं एंड ड्रेपिंग, जो आजकल जो है वो मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर्स में होती है, ड्रेपिंग की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल और रेजिस्टेंस की बात की गई है कि आजकल बहुत से स्टेफाइलोकोकल, वैसे जो जर्म्स है ना, आजकल जर्म्स को ख़त्म करने के लिए मैजिक बुलेट, ठीक है, ज़ोबरक्विगल का तस्वर जो होस्ट को नुकसान पहुंचाए बगैर जर्म्स को मार सके, 20th सेंचुरी के दरमियान में सल्फोनामाइड की डिस्कवरी से हकीकत बना, ठीक है, सल्फोनामाइड्स। तो पेनिसिलिन, इसकी दरियाफ्त का सहरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 के सर है, लेकिन इसे क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए फ्लोरे और चेन ने 1941 में तैयार किया, ठीक है। पहले पेशेंट जिसे पेनिसिलिन दी गई वो ऑक्सफोर्ड का एक पुलिस कांस्टेबल अलेक्जेंडर था, ये बात इसने बताई। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल और रेजिस्टेंस, उसका मिसयूज़। आजकल बहुत से स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो चुकी है। बैक्टीरिया अक्सर बीटा लैक्टमेज एंजाइम पैदा कर लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर्स को तोड़ देते हैं। एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेजेस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में इनका बढ़ना एक फ़िक्र की बात है, ख़ास तौर पर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, ठीक है। मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जनरल सर्जरी में इसकी भी बढ़ती हुई रेजिस्टेंस एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। मॉडर्न सर्जरी और वुंड क्लोजर, आगे इसने बताया है कि एंटीबायोटिक्स, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में तारीखी
तकनीकी की वजह से अब ऐसी सर्जरीज़ भी मुमकिन हैं जो पहले नामुमकिन थी। उसमें सबसे पहला फीकल पेरिटोनाइटिस, ठीक है, आपने सुना होगा। ये अब ला इलाज फैटल नहीं रहा। कंटेमिनेशन के बावजूद सही एंटीबायोटिक थेरेपी से 90% जो मरीज़ों में ज़ख़म इन्फेक्शन के बगैर भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिलेड क्लोजर, लेकिन अभी भी पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस आम है कि अगर ज़ख़म गंदा यानी डर्टी या कंटेमिनेटेड हो तो उसे फ़ौरन बंद नहीं किया जाता। उस वक्त तक इंतज़ार किया जाता है जब तक ग्रेनुलेशन शुरू ना हो जाए, जिसे डिलेड प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोजर कहते हैं, ठीक है। अभी अगर हम समरी बॉक्स 5.1 देखें तो इसमें इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। एडवांसेस इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन सर्जरी, इसमें सबसे पहला है एसेप्टिक टेक्निक्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में एंटीसेप्टिक्स के फ़ायदे को मज़ीद बढ़ा दिया है, ठीक है। इट हैज़ एनहांस द यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स। दूसरा, एंटीबायोटिक्स ने सिलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की शरह को बहुत कम कर दिया है। ज़्यादा गंदे या कंटेमिनेटेड ज़ख्मों के लिए डिलेड प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोजर आज भी बेहतरीन तरीका है, ठीक हो गया। यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का फ़ायदा क्या है कि पहले ज़माने में ऐसे मरीज़ जिनका ज़ख्म यानी कंटामिनेटेड होता था या जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता था, इम्यूनोसप्रेस्ड, या जिनकी बॉडी में कोई प्रोस्थेटिक चीज़ जैसे आर्टिफिशियल जॉइंट या मैश डाली गई हुई थी, तो उनमें सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्योंकि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी वजह से मरीज़ों में इन्फेक्शन होना एक एक्सेप्शन बन गया है, ठीक है। इस बात का साइंटिफिक सबूत नहायत मजबूत और हाई लेवल का है। क्लीन या और नॉन प्रोस्थेटिक सर्जरी में इस्तेमाल, यानी यहाँ पे इसने कहा है कि ऐसी सर्जरी जो बिल्कुल साफ़ हैं, क्लीन और जिनमें कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल ना डाला गया, वहाँ इन एंटीबायोटिक्स का फ़ायदा कम होता है। इसकी वजह यह है कि सर्जरीज़ में इन्फेक्शन की शरह पहले ही बहुत कम होती है, ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि हर किस्म की सर्जरी में बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम हर छोटी सर्जरी में भी एंटीबायोटिक्स देंगे तो इससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होगी, यानी बैक्टीरिया उन दवाओं के ख़िलाफ़ इतने ताकतवर हो जाएंगे तो फिर वो दवाइयाँ असर करना छोड़ देंगी, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द सर्जिकल इन्फेक्शन। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन में सबसे पहले इसने कॉमन बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं सर्जिकल इन्फेक्शंस में उसको डिस्कस किया है। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकाई। हमें पता है कि ये चेन्स में होता है और ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देखें अगर आप, तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई है जो चेन्स में है, ग्राम पॉजिटिव, और ये जबकि जो है वो स्टेफाइलोकोकस पस दिखाई गई है। खैर, पहले स्ट्रेप्टोकोकाई देखें, ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये सबसे अहम है। 5 to 10% लोगों के फेरिंग्स में रहता है, गले में रहता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। दूसरा जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, ये सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला पैथोजेनिक है। ये एंजाइम्स निकालता है, स्ट्रेप्टोलाइजिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्ट्रेप्टोडोरनेज, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये एंजाइम्स टिश्यूज़ को तबाह कर देते हैं और इन्फेक्शन को फैलाने यानी सेल्यूलाइटिस में मदद करते हैं, सेल्यूलाइटिस करवाते हैं। तो एक ये हो गया ग्रुप ए, यानी जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी, अच्छा मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए आपको। तो एक तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हो गया जिसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। दूसरा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। इसके अलावा ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस कहते हैं या एंटेरोकोकस भी कहा जाता है। ये बावल सर्जरी के बाद वोन इन्फेक्शन कराता है और इसके अक्सर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा एनाएरोब्स हैं जिनमें गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस भी इसी ग्रुप में शामिल हैं, ठीक है। देन अल्फ़ा हीमोलाइटिक यानी स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हम जिसको कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस अल्फ़ा हीमोलाइटिक, तो ये जो है वोंड इन्फेक्शन नहीं करवाता, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट, अब ये सब पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन से मर जाते हैं। एलर्जी की सूरत में अगर एलर्जी है पेनिसिलिन एलर्जिक तो फिर हम सेफेलोस्पोरिन इनमें बेहतरीन अल्टरनेटिव है, ठीक है। फिर आता है दूसरा पैथोजन स्टेफाइलोकोकाई। ये क्लम्प्स में होता है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये भी ग्राम पॉजिटिव है। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस 15% लोगों की नाक और गले में होता है। ये सुपरेशन यानी पस बनाता है और इम्प्लांट्स प्रोस्थेसिस के गिर्द इन्फेक्शन करता है, ठीक है, ये ऑरियस। मरसा जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका इलाज मुश्किल है। ये हॉस्पिटल वर्कर्स और पेशेंट्स की नाक में हो सकता है। इसको सर्च करना और डिस्ट्रॉय नॉर्दर्न यूरोप में मरीज़ के हॉस्पिटल आने से पहले स्क्रीनिंग की जाती है ताकि कैरियर्स को पहले ही ट्रीट किया जाए।
स्वैबिंग, वार्ड बंद करना, मरीज़ों को अलग करना, आइसोलेट और डीप क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन ज़रूरी है इसके कंट्रोल मेजर्स में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अक्सर जो स्ट्रेन होते हैं वो बीटा लैक्टमेज बनाते हैं, यानी पेनिसिलिन से नहीं मरते, तो उनका इलाज में हम फिर जो है वो फ्लॉक्सिसिलिन, वैनकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इनसे करना होता है हमें फिर, ठीक है। अब जो न्यू ड्रग्स आ गई हैं जैसे लिनेजोलिड ओरल है, टेकोप्लानिन जो वाइड स्पेक्ट्रम है, और डेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के लिए इसके इस्तेमाल होते हैं, मगर ये महंगे हैं और मैरो या लिवर या किडनी फेलियर इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस जो एपिडर्माइडस है, कोगुलेज नेगेटिव होता है, ये स्किन पर होता है, ये बायोफिल्म बनाता है जो प्रोस्थेसिस यानी आर्टिफिशियल जॉइंट्स पर चिपक जाते हैं, जिनसे एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है क्लोस्ट्रीडिया। क्लोस्ट्रीडिया भी ग्राम पॉजिटिव ही है, लेकिन ये स्पोर फॉर्मिंग एनएरोब है, ठीक है, एनएरोब। एक्चुअली क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस जो इसमें है वो गैस गैंग्रीन करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटना टेटनस करवाता है, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ये एंटीबायोटिक्स की वजह से गट फ्लोरा तबाह होने पर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। अब रिस्क जो क्विनोलोन्स यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये सबसे ज़्यादा खतरा है ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों में, ठीक है, वो ये करवाती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो उसकी टेस्टिंग में जो है GDH एंटीजन या टॉक्सिन AB टेस्ट होता है, 30 मिनट्स में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमें इसमें मेट्रोनिडाजोल या वैनकोमाइसिन शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एरोबिक ग्राम नेगेटिव जैसे ई कोलाई हो गया, हमारे क्लेप्सिलिया, प्रोटियस, ये बड़ी जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें होते हैं। तो बैक्टीरियोट्स के साथ मिलकर अपेंडिसाइटिस और पेरिटोनाइटिस के बाद ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन करते हैं। ई कोलाई UTIs की सबसे बड़ी वजह बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ESBLs जो बीटा लैक्टमेजेस हैं, तो इन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ख़ासतौर पर सेफेलोस्पोरेंस के ख़िलाफ़। सूडोमोनास ये बर्न्स और ICU में मिलते हैं, इन्हें ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि ये प्लाज्मिड के ज़रिए रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करते हैं, तो इनके लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड, क्विनोलोन्स या कार्बापेनम जैसे मीरोपेनम असर करती हैं, ठीक है, सूडोमोनास के लिए। इसके अलावा बैक्टीरियोट्स जो स्ट्रिक्ट एनएरोब्स हैं, इन पर आ जाएं। बैक्टीरियोट्स जो स्ट्रिक्ट एनएरोब्स हैं, ये बैक्टीरियोट्स फ्रेजाइलिस सबसे अहम है, जो कोलोरेक्टल या गायनी सर्जरी के बाद एब्सेस बनाता है। ये मेट्रोनिडाजोल से ख़त्म होगा, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल एंड सम सेफेलोस्पोरिन लाइक सेफोटैक्सिन। अच्छा, अब आ जाए सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन पे। अगला टॉपिक है इन्फेक्शन के मतलब सोर्स क्या है, ज़रा क्या है। तो जब जर्म्स टिश्यू पर हमला करें और बॉडी का डिफेंस नाकाम हो जाए, जैसे सेलुलाइटिस या एब्सेस, इन्फेक्शन ऑफ अ वुंड कैन बी डिफाइंड एज ए इन्वेजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द टिश्यू following a breakdown of local and systemic host defenses leading to cellulitis, lymphangitis, abscess formation और bacteremia। तो इन्फेक्शन जो है मोस्ट सर्जिकल वुंड में, उसको हम सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं, जो सिर्फ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू पर हो। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं जिसमें डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा, वो मस्कुलोफेशियल लेयर्स में, जैसे फेशा वगैरह, मसल्स में, तो उसको हम डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे। ऑर्गन स्पेस में अगर होगा तो मतलब जो पेट के अंदर एब्सेस है, जैसे लीक के बाद बनता है, तो ऑर्गन स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे। वरना अगर सिर्फ स्किन या सबक्यूटेनियस है तो सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। एंडोजेनस एक्सोजेनस भी, एंडोजेनस मरीज़ के अपने जर्म्स सबसे कॉमन सोर्स, एक्सोजेनस है जो बाहर से आने वाले, ऑपरेटिंग थिएटर की हवा लगी या गंदे हाथ, तो एक्सोजेनस सोर्स होगी, ठीक है। उसके बाद आता है होस्ट डिफेंस और रिस्क फैक्टर्स। देखिए, मरीज़ के जिस्म में जर्म्स को रोकने के लिए 3 बैरियर्स हैं, केमिकल, ह्यूमोरल एंड सेलुलर। केमिकल में हमारे जो मैदे में एसिडिटी है, लो pH, ह्यूमोरल में एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, सेलुलर में मैक्रोफेजेस और किलर लिम्फोसाइट्स। तो इन्फेक्शन का जो फैसला कैसे होता है उसकी समरी है। अच्छा, उससे पहले आप देखिए ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन और टॉक्सिन के बारे में इसने बताया कि जब इन्फेक्शन गहरा हो जाए या ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन बन जाता है, तो उसमें मिसाल दी है कि अनास्टोमोटिक लीक, जहाँ दो जो है जैसे इंटेस्टाइन को जोड़ा गया हो वहाँ से लीक हो, तो पेट में एब्डोमिनल एब्सेस बनता है, या परफोरेटेड अपेंडिक्स के बाद जो है वो पेल्विक एब्सेस इस तरह बनता है, तो वो उसकी एग्जांपल है। तो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो उन्हें फैलने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर वूंड में मरा हुआ टिश्यू जो नेक्रोटिक टिश्यू है
या ऑक्सीजन की कमी हो, एनएरोबिक हो, तो ये बैक्टीरिया और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफरेंस है गैस गैंग्रीन का, ये गैस गैंग्रीन करवाता है और ये मखसूस प्रोटीज़ निकालता है जैसे कि हाइलुरोनाइडेज, लेसिथिनेज या हीमोलाइजिन। तो इनकी वजह से इन्फेक्शन तेज़ी से टिश्यू में फैलता है, ठीक है। दूसरी बात, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड बॉडी फ्लोरा, जैसे प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, पहले से सेंसिटिव बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीख लेते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 10⁻14 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब पेट का कोई खोखला ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन पड़ जाए तो कंटामिनेशन सबसे ख़तरनाक होती है, जिसको हम कहते हैं फीकल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। फिर सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में इसने समझाया है 5.3 के अकॉर्डिंग कि एंडोजीनस जो है जो हमारे अपने जिस्म में होते हैं, मरीज़ के पहले से मौजूद होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो आजकल हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ये सबसे आम सोर्स है। जैसे मिसाल के अगर फटे हुए अपेंडिक्स से वूंड का गंदा होना तो वो एंडोजीनस हुआ, लेकिन एक्सोजीनस बाहर से जो है आते हैं तो उसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। जैसे ओटी में अगर हवा का सही फ़िल्टर ना हुआ, साफ़ सफाई, एंटीसेप्सिस की कमी हुई या वार्ड में हाथ ना धोए तो उसकी वजह से होगा, ठीक है। फिर आता है होस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है। नॉर्मली हमारी स्किन जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है हमारी स्किन, लेकिन सर्जरी इस बैरियर को तोड़ देती है। ऑब्वियसली स्किन पे हम इंसिजन देते हैं। जिसम के बाकी डिफेंसेस रास्ते हैं, जैसे केमिकल में हमारा मैदा है, लो पीएच, ह्यूमर में एंटीबॉडीज़, कॉम्प्लीमेंट, ऑप्सोनेंस, सेलुलर में हमारे फेगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, पॉलीमॉर्फ और किलर लिम्फोसाइट्स। तो सर्जरी और ट्रीटमेंट इन तमाम नेचुरल रास्तों को कमज़ोर कर सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन होने या ना होने का फ़ैसला जो है वो इस समरी बॉक्स नंबर 5.4 है। इसके मुताबिक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होना या ना होना इन चीज़ों पर मुनहसर है। सबसे पहला होस्ट रिस्पॉन्स, मरीज़ की अपनी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी कितनी है। वायरुलेंस एंड इनोकुलम, यानी जर्म्स कितने जहरीले हैं और कितनी बड़ी तादाद में हैं। फिर टिशू हेल्थ भी आती है कि टिशू में खून सप्लाई, वास्कुलैरिटी कैसी है, क्या मरीज़ को शॉक या इस्कीमिया है, डेड या फॉरेन टिशू तो नहीं है, क्योंकि उस ऐसे टिश्यूज़ की मौजूदगी भी मैटर करती है। फिर डिसिसिव पीरियड, यानी सर्जरी का वक्त जो है, क्या डिसिसिव पीरियड में सही एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। अब ये जो दूसरा टेबल है, रिस्क फैक्टर्स, यानी ख़तरे की वजूहात क्या हो सकती हैं। वो तमाम वजूहात हैं जो इन्फेक्शन को ख़तरा बढ़ाती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन अगर कोई कमज़ोरी होगी या ओबेसिटी होगी, मोटापा, तो वो भी। डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ में डायबिटीज़, यूरीमिया, ये जॉन्डिस। इम्यूनोसप्रेशन में अगर वो कैंसर है, एड्स, स्टीरॉयड पे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो ऑब्वियसली वोंट अफेक्ट होगा। जीआई में अगर इंटेस्टाइन्स में जर्म्स बढ़ना या उनकी अपनी जगह से हिलना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। परफ्यूजन, यानी खून की सप्लाई अगर कम है, शॉक है, इस्कीमिया है, सूचर्स हैं या ड्रेन्स हैं फॉरेन मटीरियल में, या फिर अगर पुअर सर्जिकल टेक्निक्स है लाइक डिवाइटलाइज्ड टिशू छोड़ना या डेड स्पेस रह जाना या हेमाटोमा, तो ये पुअर सर्जिकल टेक्निक्स भी जो है वो रिस्क फैक्टर्स बनती हैं फॉर द वुंड इन्फेक्शन। उसके बाद यहाँ पर इसने डिसिसिव पीरियड को जो है वो किया है, एलेबोरेट किया है, जो यानी हम कह सकते हैं फ़ैसला कुन वक्त, यानी जब भी जिस्म में कोई ज़ख्म होता है, चाहे वो एक्सीडेंटल ट्रॉमा से हो या सर्जिकल इंसिजन से, तो बैक्टीरिया को जिस्म में अपनी जगह पक्की करने और इन्फेक्शन फैलाने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। लिखा है 4 आवर का इंटरवल लगता है। तो ये जो 4 घंटों का वक्त है उसको हम डिसिसिव पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि अगर ये वक्त गुजर जाए तो इन्फेक्शन को रोकने की तमाम कोशिशें बेअसर हो जाती हैं। तो इसमें अब प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का लॉजिक, चूँकि ये 4 घंटे के बाद जर्म्स को रोकना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक मखसूस वक्त से पहले या इसके दौरान दी जाए। तो इनका मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। MIC 90 और टिशू लेवल कह रहा है कि एंटीबायोटिक देने का मकसद सिर्फ दवाई खिलाना नहीं है, बल्कि उनके असर कंसनट्रेशन इतना होना चाहिए कि वो जर्म्स को मार सके। तो MIC 90 जो है यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन हम इसको कहते हैं। तो ये वो कम से कम मिकदार होती है 90% बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोक दे। तो जिस वक्त सर्जरी के दौरान कंटामिनेशन का ख़तरा हो, जब ज़ख़म खुला हो, उस वक्त मरीज़ के टिशू में एंटीबायोटिक का लेवल MIC 90 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जब जो है वो जिस वक्त सर्जरी के दौरान कंटेमिनेशन का ख़तरा ज़्यादा हो। उसके बाद अगले पैराग्राफ में जो इसने समझाई है बात, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी यहाँ पर इसने कहा है कि रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, जब जिस्म का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसकी आम वजूहत ये हैं कि सबसे पहला मेल न्यूट्रिशन, जैसे ग़िज़ाइयत की कमी, यानी इसमें दोनों सूरतें शामिल हैं ना, जैसे अगर BMI बहुत कम है, दुबला पतला, या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तो वो भी ख़तरनाक है। इसी तरह मेटाबॉलिक डिजीज़, डायबिटीज़, यूरीमिया है, जॉन्डिस है।
कॉमन कंडीशन है या एड्स है या कैंसर है, फैला हुआ डाइसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी, ठीक है। आइट्रोजेनिक में इलाज की वजह से जैसे रेडियोथेरेपी के सेकेंडरीली कीमो के या मखसूस दवाइयाँ जैसे स्टीरॉयड, मेथोट्रेक्सेट जो मुदाफ़ियत को दबा देती हैं, तो ये आ जाते हैं। फिर GIT और बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन की इसने बात की है। अच्छा 5.4 एंड 5.5 अगर आप फिगर देखें तो यहाँ पर देखिए मेजर वूंड इन्फेक्शन एंड डिलेड हीलिंग दिखाई गई है प्रेजेंटिंग एज अ फीकल फिस्टुला। यहाँ पर ये फीकल फिस्टुला बन गया है इन अ पेशेंट विद क्रोहन्स डिजीज़ ऑन द स्टीरॉयड ट्रीटमेंट। अब क्योंकि स्टीरॉयड पे था तो इसमें जो है वो वीक हो गई इसकी इम्यूनिटी और जो है वो इसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजूहात से जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो कमज़ोर मुदाफ़ियत है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो उसको क्रोहन्स डिजीज़ है और वो स्टीरॉयड पे भी है, तो उसकी वजह से फीकल फिस्टुला बन गया है, ठीक है। देन अगर आप ये फिगर देखें तो यहाँ पे भी डिलेड हीलिंग दिखाई गई है रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन अ पेशेंट ऑन अ हाई डोज स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड की वजह से देखिए जो फैक्टर्स था उसमें स्टीरॉयड भी था ना, तो वो भी एक फैक्टर बनता है डिले हीलिंग का, देर से हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो एक फैक्टर मैंने आपको ये बताया कि जो मुदाफ़ियत को कमज़ोर करे, रेजिस्टेंस। दूसरा है GIT और बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन। जब ऑपरेशन के दौरान या बाद में मरीज़ को मुंह के रास्ता खाना यानी एंट्रल फीडिंग नहीं दिया जाता तो जिस्म में तब्दीली आती है। उसमें सबसे पहले कॉलोनाइजेशन, जो मैदे और इंटेस्टाइन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्टेराइल होता है, वहाँ पे जर्म्स खासतौर पर एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वैसे वरना वो आमतौर पर स्टेराइल होता है, लेकिन अब वहाँ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बढ़ते हैं। तो ट्रांसलोकेशन ये बैक्टीरिया आंत की दीवार से गुजरकर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाते हैं। फिर एंडोटॉक्सिन्स का रिलीज़ होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद लाइपोपॉलीसैकेराइड्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एंडोटॉक्सिन मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस निकालते हैं, जिससे पूरे जिस्म में नुकसानदेह सोजिश यानी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, ठीक है। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, लास्ट में इसने ये बात की है, अगर आप ये फिगर भी देखो 5.6, तो यहाँ पे गट फेलियर, colonization and translocation related to the development of systemic inflammatory response syndrome SIRS and multiple organ dysfunction syndrome MODS इसने शो किया है, ठीक है। तो ये देखिए colonization हुई, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई वहाँ बढ़ गए, एंड द गट फेलियर एंड स्टारवेशन, क्योंकि एंट्रल फीडिंग नहीं दी गई सर्जरी के बाद जो ज़रूरी होती है। तो फिर ट्रांसलोकेशन हुआ, फेलियर ऑफ द गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, विल्लस एट्रोफी। अब ये मेसेंट्रिक नोड में गए बैक्टीरिया, वहाँ पे उन्होंने एंडोटॉक्सिन रिलीज़ किए, जो मैंने कहा ना लाइपोपॉलीसैकेराइड रिलीज़ होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है, LPS, ठीक है, वो रिलीज़ हुआ। फिर उसने जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, सारे जो है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे और वो मॉड्स एंड सर्स करवा देंगे, ठीक है। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन का बायस बनते हैं, तो यानी बहुत ज़रूरी है एंट्रल फीडिंग। तो तीसरा लास्ट जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी मौका परस्त इन्फेक्शन, यानी जब भी जिस्म में मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बीमारी फैलाना शुरू कर देते हैं जो आम हालत में नुकसान नहीं देते, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो जैसे फंगल इन्फेक्शन इसकी एक बड़ी मिसाल है, और ये अक्सर तब होता है जब मरीज़ को लंबे अरसे तक मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिससे जिस्म के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और फंजाई को बढ़ने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी समरी यही है कि अगर BMI सही ना हो, शुगर कंट्रोल में नहीं, तो ज़ख्म देर से भरेगा और इन्फेक्शन जल्दी होगा। मैदे को खाली रखना, जैसे प्रोलॉन्ग स्टारवेशन से भी जो है आंत से खून में दाखिल हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। सर्स मोड्स ये सारा हो रहा था ट्रांसलोकेशन के ज़रिए, और ज़्यादा एंटीबायोटिक बेवजह इस्तेमाल से फंगल इन्फेक्शन वजह बन सकता है, ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो किस तरह से सर्जिकल इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है, मेजर एंड माइनर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सबसे पहले जब कोई मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद या सर्जरी के बाद वहाँ के माहौल या स्टाफ से इन्फेक्शन लेता है, तो उसे HAI कहा जाता है, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसके 4 बड़े ग्रुप्स होते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी UTI, बैक्टीरिया एंड SSIs, यानी रेस्पिरेटरी में मसलन वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया हो गया। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज़्यादातर उन मरीज़ों में जो यूरिनरी कैथेटर्स पर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में खून में इन्फेक्शन फैलना, जो ज़्यादातर इनड्वेलिंग वास्कुलर कैथेटर, IV कैन्युलाज, IV लाइंस, इनकी वजह से होता है। और SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑपरेशन की जगह पर होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है। फिर इसने नंबर 2 जो मेजर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है वो इसने बताए हैं। एक तो पस, जिसको हम पीप कहते हैं, ज़ख्म से
खुद ब खुद बहुत ज़्यादा मिकदार में पस निकलती है या उसे निकालने के लिए दोबारा ऑपरेशन सेकेंडरी प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, उसके कुछ सिस्टमिक साइंस है। मरीज़ का पूरा जिस्म इन इन्फेक्शन से मुतासर होता है। उसको टेकीकार्डिया होता है, दिल की धड़कन का तेज़ होना, पायरेक्सिया बुखार होना, ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि सफ़ेद खून के जो वाइट सेल्स जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें नतीजा जो समरी बॉक्स है इसमें समझाया है कि मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे घर जाने में देर हो जाती है, डिलेड रिटर्न फ्रॉम होम। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पस, डिलेड रिटर्न ऑफ फ्रॉम होम एंड पेशेंट्स आर सिस्टेमिकली इल। तो ये मेजर वुंड इन्फेक्शन है, यानी मेजर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की पहचान है। अब दूसरे आते हैं माइनर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब ये इतना ख़तरनाक नहीं होता और इसकी पहचान ये है कि उसमें डिस्चार्ज, इसमें भी जो पस है या इन्फेक्टेड सीरस फ्लूइड होगा, यानी ज़र्द रंग का इसमें पानी होगा, सीरस फ्लूइड निकल सकता है माइनर में। और ठीक है, तो इसमें डिस्चार्ज याद रखें कि सीरस होता है और इसमें मरीज़ को ना कोई ख़ास तकलीफ़ या डिस्कम्फर्ट नहीं होता और सिस्टमिक साइंस भी नहीं होते, इसमें बुखार या दिल की धड़कन भी तेज़ नहीं हो रही और घर वापसी भी मरीज़ को घर भेजने में कोई रुकावट या देर नहीं होती। तो अगर आप ये फिगर देखो 5.4, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेजर वुंड इन्फेक्शन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि जिसमें टेकीकार्डिया भी होता है, पायरेक्सिया भी हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, तो पस आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो माइनर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है उसमें फिर अगर आप देखें 5.7 पिक्चर है ये, यहाँ पे माइनर वुंड इन्फेक्शन है दैट सेटल स्पॉन्टेनियसली विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो सीरियस डिस्चार्ज है इसमें एंड नो सिस्टमिक साइंस। अच्छा, उसके बाद आता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। उसमें सबसे पहले एप्सिस। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पे इसने क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं, पहचान बताई है। एप्सिस में एक्यूट इन्फ्लामेशन की वो 4 निशानियाँ होती हैं जो सबसे पहले सेल्सियस ने बताई थी। ठीक है, और एक पहचानवी निशानी बाद में इजाफा की गई, उसमें कैलर, रूबर, डॉलर, ट्यूमर एंड फंक्शनल एसिया। कैलर यानी हीट, यानी मुतासरा जगह वो गर्म होगी, जब जहाँ पे एब्सेस बनेगी वो गर्म होगी, हीट यानी कैलर। रूबर यानी रेडनेस, वो सुर्खी या लाली उस पर आएगी। डॉलर यानी पेन, वहाँ दर्द होगा। ट्यूमर स्वेलिंग यानी सोजन बन जाएगी। ठीक है, और फंक्शनल एसिया यानी वहाँ लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, काम करने की सलाहियत ख़त्म होना, क्योंकि दर्द की वजह से मरीज़ उस हिस्से को हिलाता नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा यहाँ पे इसने समझाया है कि एब्सेस कैसे बनता है, उसकी पैथोलॉजी क्या है। अब वजूहत देखिए, ये अक्सर ना किसी पंचर वूंड, सुई या कांटे के चुभने को शायद मरीज़ भूल चुका होता है या सर्जरी के बाद बनते हैं। तो इसके अलावा खून में जर्म्स फैलने जैसे बैक्टीरिया की वजह से भी जिस्म में किसी भी टिश्यू में बन सकते हैं, जिसको मेटास्टेटिक कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी अहम बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस याद रखिए, जो टिश्यू को तबाह करता है और सुपररेशन यानी पस पैदा करता है। तो पस या पीप है क्या? पस में ह्यू वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का मजमूआ ही होता है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स से लड़ते हुए मर जाते हैं। ठीक है, तो एब्सेस के चारों तरफ एक सोजिश की तह होती है जिसमें इडीमा यानी पानी और इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं। बाद में यहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और नए खून की नलियाँ बनती हैं, वेसल्स बनती हैं जो कोलेजन जमा करती हैं। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे क्रोनिक एब्सेस और एंटीबायोमा का बताया है कि अगर एब्सेस को सही ड्रेन निकाला ना जाए तो वो जिस्म में खुद जज्ब अब्जॉर्ब हो जाती है, तो पुराना या क्रोनिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्रोनिक एब्सेस कहते हैं। तो एंटीबायोमा क्या है? लेकिन अगर यानी फोड़े को पस को ड्रेन किए बगैर सिर्फ आपने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दे दिए तो वो अधूरा साफ़ होकर सख्त मांस बन जाता है, उसको हम कहते हैं एंटीबायोमा। ठीक है, तो अंदाज़न दी जाने वाली जो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक बस दे दी, उसको ड्रेन नहीं किया तो वो एक सख्त सा मांस बन जाता है, उसको हम एंटीबायोमा कहते हैं। फिर इसने एब्सेस का प्रेशर और फैलाव के बारे में बताया कि हाइपर ऑस्मोलर मटीरियल यानी एब्सेस के अंदर का जो मादा पानी होता है वो अपनी तरफ पानी को खींचता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और मरीज़ को शदीद दर्द होता है। फोड़ा हमेशा उस रास्ते पर चलता है जहाँ टिश्यू की रुकावट कम हो, यानी लीस्ट रेजिस्टेंस हो, और ये स्किन की तरफ रास्ता बनाता है, पॉइंटिंग टूवर्ड द स्किन। तो ज़ख़म के एब्सेस खुद ही फट कर बह सकते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सर्जिकल इंसिजन चीरा दे के हमें ड्रेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसमें टाइमलाइन वक्त क्या है? सर्जरी के बाद जो एब्सेस बनने में आमतौर पर 7 से 10 दिन लगते हैं। एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि 75% जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं तब ज़ाहिर होते हैं जब मरीज़ हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर जा चुका होता है, तो इस वजह से अक्सर सर्जिकल टीम इन्हें देख नहीं पाती और ये ओवरलुक्ड होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक इसने की। उसके बाद इसने बताया है कि
एब्सेस कैविटीज़ जो हैं उनको जो है उनकी क्लीनिंग और हीलिंग के बारे में कि एब्सेस को चीरने और पस निकालने के बाद कैविटी को अंदर से साफ़ क्लीनिंग आउट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो सेकेंडरी इंटेंशन कह रहा है कि इन ज़ख्मों को आमतौर पर सेकेंडरी इंटेंशन से बढ़ने के लिए छोड़ा जाता है, यानी ज़ख्म नीचे से खुद ब खुद बढ़ता है। अगर कैविटी को खुला छोड़ दिया जाए ताकि डिस्चार्ज बआसानी निकलता रहे तो एंटीबायोटिक्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स का रूल है। तो कैविटी को फिर बंद कैसे करना है? प्राइमरी क्लोजर। एंटीबायोटिक सिर्फ उस सूरत में ज़रूरी है अगर आप ड्रेनेज के बाद कैविटी को बंद कर रहे हैं, तो खुद बंद कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। अगर ज़ख्म में मरा हुआ टिश्यू, पस के पॉकेट जैसे लोक्यूलाई या कोई बाहर की चीज़ जैसे फॉरेन मटेरियल रह जाने का ख़तरा है तो उससे हरगिज़ आपने बंद नहीं करना, ठीक है, उसको क्लोज़ नहीं करते, प्राइमरी क्लोजर उसमें नहीं करना। अब कुछ इसने मखसूस एग्जांपल्स दी हैं। पेरीएनल एब्सेस, पेरीएनल एब्सेस वाले केस में ये होता है, उस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि चीरा लगाकर पस निकाल कर और दीवारों को खरोच कर, जिसको हम कहते हैं क्यूरेट, अगर स्किन को बंद कर दिया जाए और साथ में सही एंटीबायोटिक्स दिए जाएँ तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। फिर पाइलोनिडल एब्सेस है, इसे बंद करने से रिकरेंस दोबारा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि सबकुटेनियस टिश्यू में बालों का गुच्छा, निडस ऑफ हेयर रह सकता है जो दोबारा इन्फेक्शन करता है, ठीक है, पाइलोनिडल में। फिर ब्रेस्ट एब्सेस, अगर एब्सेस छोटा है तो उसे पूरा चीरने के बजाय सिर्फ सुई से पस निकाल कर नीडल एस्पायरेशन और एंटीबायोटिक देकर भी ठीक किया जा सकता है ब्रेस्ट एब्सेस में, ठीक है। देन क्रोनिक एब्सेस और उसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर एब्सेस लंबे अरसे तक रहे, परसिस्टेंट क्रोनिक एब्सेस, तो ये मसले हो सकते हैं। उसमें साइनस या फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन का रास्ता बन जाना जो मुसलसल रास्ता रहे। सेलुलर लेवल में क्रोनिक एब्सेस में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स नज़र आते हैं। टिश्यू के मुर्दा होने और बाद में वहाँ कैल्शियम जमा हो सकता है, सख्त हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन एंड कैल्सिफिकेशन। फिर उसमें खास बैक्टीरिया, कुछ खास जर्म्स मखसूस तौर पर पुराने इन्फेक्शन और फिस्टुला बनाने के लिए मशहूर हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम, टीबी करने वाले बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा तो इन बैक्टीरिया को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, एक्टिनोमाइकोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम, ठीक हो गया। अब अगर आप ये समरी बॉक्स 5.7 देखो तो यहाँ पर इसने बताया एब्सेस को ड्रेनेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। मॉडर्न इमेजिंग जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह से अब सुई के ज़रिए भी ड्रेनेज मुमकिन है, जिसको हम एस्पायरेशन कहते हैं, नीडल एस्पायरेशन, जिससे हम ब्रेस्ट एब्सेस को करते हैं। अगर कैविटी खुली तो छोड़ दी जाए तो वो सेकेंडरी इंटेंशन से बढ़ती है। और एंटीबायोटिक्स सिर्फ तभी देनी चाहिए जब कैविटी को ड्रेन करने के बाद बंद किया जाए, सेकेंडरी इंटेंशन से आप बंद कर रहे हैं तो ही आप उसमें एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। देन जिसने एब्सेस की वजह कॉज बताया है एनास्टोमोटिक लीकेज, यानी पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में अक्सर फोड़ा या एब्सेस उस वक्त बनता है जब एनास्टोमोसिस, जो इंटेस्टाइन का लीकेज होता है। तो कभी कभी जॉइंट के इर्द गिर्द होने वाली हल्की कंटामिनेशन जैसे पेरी एनास्टोमोटिक कंटामिनेशन की वजह बन सकता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस का चैलेंज है, यानी अगर एब्सेस जिस्म के गहरी जगहों जैसे प्लूरा यानी लंग्स के अराउंड या पेरिटोनियम में हो तो इसे ढूंढना और डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, और भले ही सर्जन कोई क्लिनिकल तौर पर इसका पक्का शक हो। तो एक्सरे की लिमिटेशन है, सादा एक्सरे जैसे प्लेन रेडियोग्राफ या कंट्रास्ट वाले एक्सरे अक्सर इन एब्सेस को देखने में मददगार साबित नहीं होते। यहाँ पर एक पिक्चर भी है, प्लेन रेडियोग्राफ है, जिसमें आपको ये सब फ्रेनिक एब्सेस नज़र आ रही है विद गैस फ्लूइड लेवल, जो वाइट एरो दिखा रहा है। गैस्ट्रोग्राफी इज सीन लीकिंग फ्रॉम द ईसोफेजियल एनास्टोमोसिस, ये गैस्ट्रोग्राफी देखिए बाहर आ गया ईसोफेजियल एनास्टोमोसिस से आफ्टर द गैस्ट्रेक्टमी टुवर्ड द एब्सेस की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न इमेजिंग और टेस्ट में ये कह रहा है कि ऐसे गहरे एब्सेस को पहचानने के लिए ये टेस्ट बहुत यूज़फुल है। उसमें एक अल्ट्रासोनोग्राफी पेट के ऊपरी हिस्सों के लिए बेहतर है। सीटी की बात करें तो वो बेहतरीन है और कॉमन टेस्ट है गहरे एब्सेस को लोकेट करने के लिए। कौन सा? सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफ। एमआरआई मज़ीद तफसील के लिए। और आइसोटोप लेबल जो वाइट सेल स्कैन होते हैं, इनमें ना रेडियो एक्टिव मटीरियल से टैग किए गए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन की जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं और स्कैन में नज़र आते हैं। तो ये भी अच्छा है, आइसोटोप लेबल वाइट सेल स्कैन। अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? इमेज गाइडेड ड्रेनेज। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पेट के हर एब्सेस के लिए दोबारा बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेज गाइडेड एस्पायरेशन, अल्ट्रासाउंड या सीटी की मदद से लंबी सुई लेके वहाँ पे दाखिल करके ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है, पस को निकाल सकते हैं। तो इस तरह मरीज़ को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए ठीक किया जा सकता है। अब ये समरी बॉक्स है 5.7, ये हमने देख लिया। अब 5.9
नेक्स्ट जो है इसमें अब एब्सेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दूसरा है सेल्यूलाइटिस एंड लिम्फेंजाइटिस। अब देखिए सेल्यूलाइटिस एक इन्वेजिव इन्फेक्शन है जो आमतौर पर किसी चोट इंजरी की जगह से शुरू होता है। तो नॉन सुपरेटिव, इसका मतलब है कि ये इसमें पस यानी पीप नहीं बनती, ये फोड़े एब्सेस की तरह एक जगह जमा नहीं होता बल्कि टिश्यूज़ में फैलता है। सेल्यूलाइटिस हमेशा याद रखें फैलता है, तो इसकी कोई वाज़ेह सरहद बाउंड्री नहीं होती। ये तेज़ी से फैलने वाली स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है, सोजिश की निशानियाँ ज़ाहिर करता है। वजह क्या है? सर्जिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर इन बैक्टीरिया की वजह से, एक तो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ठीक है, तो टिश्यू डैमेज कह रहा है कि इन बैक्टीरिया से निकलने वाले जो प्रोटीजेज हैं, एंजाइम्स, ये टिश्यू को तबाह कर सकते हैं जिससे गैंग्रीन और अल्सरेशन ज़ख्म हो सकता है। ठीक है, 5.9 और 5.9 यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोकोकल सेल्यूलाइटिस है लेग की फॉलोइंग अ माइनर पंचर वुंड। तो इसमें देखिए कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता और ये फैलने वाला इन्फेक्शन है। यहाँ पर स्टेफाइलोकोकल सेल्यूलाइटिस है, वो स्ट्रेप्टो था, स्टेफाइलोकोकल सेल्यूलाइटिस फेस पे हो गई, ऑर्बिट पे जो सीवियर इन्फेक्शन दिखा रहा है एपिडर्मोइड सिस्ट ऑफ द स्कैल्प का। ठीक है, तो अब इसमें जो सिस्टमिक साइंस होते हैं ना, याद रखें सेल्यूलाइटिस में मरीज़ का पूरा जिस्म मुतासर होता है, जिसे पुराने ज़माने में टॉक्सीमिया कहा जाता था। तो अलामत मरीज़ को ठंड लगती है, चिल्स, बुखार होता है, फीवर होता है और कपकपी राइगर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स खून में दाखिल होकर साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं, तो पूरे जिस्म में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, तो अक्सर इन मरीज़ों के ब्लड कल्चर्स तो नेगेटिव आते हैं क्योंकि मसला जर्म्स के खून में नहीं होना नहीं बल्कि उनके टॉक्सिन्स का होना होता है, तो इसलिए ब्लड कल्चर नेगेटिव मिलता है। दूसरी बात इसने जो की है लिम्फेंजाइटिस। अब लिम्फेंजाइटिस क्या है? ये भी सेल्यूलाइटिस जैसा एक प्रोसेस है जो लिम्फेटिक्स को मुतासर करता है, जो हमारी लिम्फ की वेसल्स हैं। तो इन्फेक्शन की जगह से शुरू होने वाली दर्दनाक सुर्ख लकीरें, पेनफुल जो रेड स्ट्रीक्स बनती हैं, नज़र आती हैं, जो लिम्फ नोड की तरफ जा रही होती हैं, रेड कलर की आपको स्किन पे नज़र आएंगी, वो इसकी पहचान है। लिम्फ एडिनाइटिस इन रेड स्ट्रिक्स के साथ मुतासर एरिया के जो लिम्फ नोड्स हैं, जैसे गले के या बगल के या थाई के पास, तो वो भी सूज जाते हैं और उनमें दर्द होता है, तो हम उसको लिम्फ एडिनाइटिस कहेंगे। ठीक है, 5.8 है समरी बॉक्स। इसमें जो इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि ये सेल्यूलाइटिस और लिम्फेंजाइटिस हैं नॉन सुपरेटिव, यानी इसमें पस नहीं बनता, और ये फैलने वाले लेकिन इन्फेक्शन है, पुअरली लोकलाइज यानी फैलते हैं। तो जर्म्स इसमें स्ट्रेप्टोकोका, स्टेफाइलोकोका और क्लोस्ट्रीडिया इनकी अहम वजूहात हैं। ब्लड कल्चर इनमें अक्सर हमें नेगेटिव मिलता है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है अब टॉपिक स्पेसिफिक लोकल वूंड इन्फेक्शंस। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था प्रेजेंटेशन ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन, उसमें हमने मेजर भी कहा, दूसरे होते हैं माइनर। ठीक है, फिर हमने अभी डिटेल में लोकलाइज्ड इन्फेक्शन डिस्कस किए। लोकलाइज्ड में आ जाता है एब्सेस, सेल्यूलाइटिस एंड लिम्फेंजाइटिस। अब है स्पेसिफिक लोकल वूंड इन्फेक्शन, उसमें आएगा गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, साइनर्जिस्टिक स्प्रेडिंग गैंग्रीन। ठीक है, फिर हम चलेंगे सिस्टमिक की तरफ। अच्छा जी, अब आगे स्पेसिफिक लोकल वुंड इन्फेक्शंस कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है गैस गैंग्रीन। अच्छा, गैस गैंग्रीन की वजह क्या बनती है हमें पता है, ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, और ये एक ग्राम पॉजिटिव, हमेशा याद रखें, ग्राम पॉजिटिव और एन एरोबिक यानी बगैर ऑक्सीजन के रहने वाला और स्पोर बियरिंग बेसिलाई होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? वैसे ये नेचुरली जो है हर जगह मौजूद होता है, ख़ास तौर पे सॉइल, मिट्टी में, और फीसिस में, जो फीसिस हैं उनमें। तो इसमें ख़तरे की वजूहात क्या होती हैं? मरीज़ की हालत, जैसे ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है, मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हों, जिन्हें डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, जैसे मेलिग्नेंट डिजीज़ का अगर शिकार हो, ठीक है, उनमें ये रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर ज़ख़म में जो है वो डेड टिशू जो है, नेक्रोटिक टिशू या कोई फॉरेन मटेरियल फंसा हुआ हो, तो वहाँ भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो इन इस तरह के बैक्टीरियाज़ के लिए बेहतरीन माहौल बन जाता है। ठीक है, इन और गैस गैंग्रीन होने के चांसेस। अच्छा, अब इसमें मिलिट्री वूंड्स का भी इसने ज़िक्र किया है कि हमेशा याद रखें कि मिलिट्री वूंड्स में गैस गैंग्रीन के लिए आइडियल जगह होती है, क्योंकि उनमें ना हाई वेलोसिटी मिज़ाइल गोली है, जैसे शार्पनल की जो तेज़ी है, तो उससे जो है टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। गोली गुजरते वक्त जो खाली जगह कैविटी बनती है ना, तो वो बाहर से कपड़े और मिट्टी को ज़ख़म के अंदर खींच जाती है, तो उसको हम कहते हैं सकिंग एंट्री वूंड वो लेती है। तो इससे टिश्यू जो है वो डेड हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये होने के होते हैं चांसेस। इसके अलावा
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसने जो निशानियाँ यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं गैस गैंग्रीन की, उसको पहचानने के लिए जो अहम पॉइंट्स हैं हमेशा याद रखें। सबसे पहला पेन, ज़ख्म में मतलब नहायत शदीद किस्म का दर्द होता है पेशेंट को। दूसरा क्रेपिटस, टिश्यू में ना गैस बढ़ जाती है, जैसे हाथ लगाने से जो है क्रेपिटस ऐसे खरखराहट जैसी आवाज़ जो है वो महसूस होती है, खरखराहट महसूस होती है, क्रेपिटस। ठीक है, ये गैस जो है सादा एक्सरे पर भी नज़र आ सकती है। और ज़ख्म से एक पतला सा ना भूरा थिन ब्राउन कलर का मादा निकलता है जिसको एक्सुडेट हम कहते हैं, जिसमें से जो है स्वीट स्मेलिंग सी बू आती है। तो ये भी इसकी एक निशानी है। और इसमें जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो बैक्टीरिया हमें वाज़े नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका लास्ट में इसने स्प्रेड और कॉम्प्लिकेशन समझाइए कि बैक्टीरिया मखसूस एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि जो कोलेजिनेज एंजाइम है, ठीक है, हाइलुरोनाइडेज और अल्फा टॉक्सिन, जो टिश्यूज़ को गलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गैंग्रीन, तेज़ी से फैलने वाले गैंग्रीन और जो इडीमा है वो ज़ाहिर होती है। अगर फ़ौरन इलाज ना किया जाए ना तो टॉक्सिन्स खून में दाखिल हो जाएंगे और फिर ये सर्कुलेटरी कोलैप्स करवा देंगे और ऑर्गन फेलियर का सबब बनते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट किस तरह होगी? अब प्रोफाइलैक्सिस में इस तरह के मरीज़ जिनकी जो है इनको टांग काटनी हो, एम्पुटेशंस, और वहाँ पहले से नेक्रोटिक अल्सर्स हो, तो उन्हें ऑपरेशन से पहले एंटीबायोटिक देना लाजमी है। ठीक है, और ट्रीटमेंट एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स को हमें फिर आईवी एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, आईवी पेनिसिलिन। ठीक है, नहायत बड़ी डोज, लार्ज डोज में दी जाती है। और अग्रेसिव डिब्राइडमेंट करनी होती है, यानी वो मुतासरा डेड टिश्यू को हमने ऑपरेशन के ज़रिए फ़ौरन निकालना होता है। तो यहाँ पे समरी बॉक्स है, इसमें बैक्टीरिया, उसने कहा कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से होता है गैस गैंग्रीन। उसकी पहचान ये है कि इसमें गैस और मखसूस स्वीट स्मेल होती है। और इससे खतरा क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मरीज़ों को ज़्यादा रिस्क होता है। और डेड टिश्यू निकालते वक्त, एम्पुटेशन के वक्त एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस लाजमी है। दैट्स इट। तो ये हो गया क्लोस्ट्रीडियम जो है परफेरेंजिस। दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है आपने याद रखना है कि ये टेटनस और इसके ज़िम्मेदार बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, इसमें जो बैक्टीरिया है ये एक एन एरोबिक यानी ऑक्सीजन के बगैर रहने वाला और ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब इसके जो स्पोर्स होते हैं ना वो टर्मिनल होते हैं, यानी कि रॉड के बिल्कुल कोने पर, यानी ऐसे रॉड्स होती हैं उसके कोने पे स्पोर होगा, जिससे ड्रम स्टिक जैसा ये नज़र आता है। ये इसकी पहचान है, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है। अब इसके स्पोर्स जो है वो मिट्टी में होते हैं, खाद में, हर जगह मौजूद होते हैं। टेटनस होता कैसे है? जब ये बैक्टीरिया किसी ज़ख्म या टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाता है तो एक ख़तरनाक जहर निकालता है जिसको हम कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन। टेटनोस्पाज्मिन एक एक्सोटॉक्सिन है, वो निकालता है। तो टेटनस की तमाम अलामत इस जहर की वजह से ही होती हैं। और अलामत, वो निशानियाँ क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम। स्पाज़म, सबसे पहले स्पाज़म खिंचाव जो होता है, सबसे पहले चेहरे की छोटी मोटर जो नर्व्स हैं वो मुतासर होती हैं, जैसे चेहरे के जो है मसल्स जो है वो खिंच जाते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं लॉक जॉ। ठीक है, दूसरा ओपिस्थोटोनोस। इसके बाद पूरे जिस्म में जो है ना शदीद खिंचाव शुरू हो जाता है, जिसमें कमर जो है कमर का जो हिस्सा है वो काफ़ी तरह से मुतासर हो जाता है, मुड़ जाता है, आर्किंग ऑफ द बैक, उसको हम कहते हैं ओपिस्थोटोनोस। रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। ठीक है, अगर खिंचाव सांस लेने वाले मसल तक पहुंच जाए तो मरीज़ का सांस रुक जाता है, फिर डेथ हो जाती है और मौत का सबब भी इलाज ना होना और रेस्पिरेटरी मसल का जो है वो स्पाज़म होना होता है। तो प्रिवेंशन क्या है? बेस्ट प्रिवेंशन टेटनस से बचने के लिए बेहतरीन तरीका टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन है। और जब बीमारी हो जाए, तो अगर हो गया है, इस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन है, तो फिर अब क्या करें? तो उस केस में हमें फिर वूंड की डिब्राइडमेंट करनी होगी हल्की सी, और एंटीबायोटिक्स देने होंगे। ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन। और मसल्स को खिंचाव कम करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे, और वेंटिलेशन देनी होगी, क्योंकि जो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से ही डेथ हो रही है। ठीक है, तो टेटनस एक नहायत संजीदा बीमारी है जिसमें मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ौरन इलाज और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइनर्जिस्टिक स्प्रेडिंग गैंग्रीन, जिसका सिनोनिम है सबडर्मल गैंग्रीन या नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, या हम इसको सबडर्मल गैंग्रीन कहें, या फिर हम इसको साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन भी कह सकते हैं। तो इसकी पहचान, नेचर, डेफिनेशन सब पहले इसने बताया है कि फेशाइटिस, इसे फेशाइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना इन्फेक्शन डीप फेशा का होता है, यानी टिश्यू की गहरी तह के ज़रिए तेज़ी से फैल जाता है
और साइनर्जी लफ्ज़ जो हमने यूज़ किया है, इनमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया मिलकर क्योंकि हमला करते हैं ना, तो इसीलिए हम साइनर्जी कह रहे हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया टिशू को तबाह करते हैं जिससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। और कौन से बैक्टीरिया हैं इसमें? कोलीफॉर्म्स, स्टेफाइलोकोकाई, बैक्टीरियोड्स, एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, और ये एक तो दर्द होता है, ज़ख़म में निहायत शदीद दर्द होता है, सूजन, इन्फ्लामेशन, गैस की खरखराहट, क्रेपिटस और महसूस होती है, और गंदी सी बू ऑर्डर इसकी खास निशानियाँ होती हैं। और अगर इलाज ना हो तो ये बीमारी जो है बड़े पैमाने पे गैंग्रीन और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर का सबब बनती है। ठीक है, तो इसका मखसूस नाम जो है, इसको हम मेलानीज साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन भी कहते हैं। मेलानीज साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन, ये इन्फेक्शन जब एब्डोमिनल वॉल यानी पेट की जो है दीवार वॉल का हो तो हम उसको मेलानी साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन कहेंगे। और फोर्नियर गैंग्रीन तब कहेंगे जब ये स्क्रोटम का हो। ठीक है, जिस तरह आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे क्लासिक प्रेजेंटेशन है फोर्नियर गैंग्रीन की ऑफ द स्क्रोटम with a shameful exposure of the testes showing the excision of gangrenous skin। ठीक है, वो gangrenous skin जो है वो निकाल दी गई है जो स्क्रोटम होता है, और इसकी वजह से जो टेस्टीज विजिबल हैं। ठीक है, तो अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? तो एक्चुअली ये किन को होता है? जो इम्यूनिटी, सबसे पहले मरीज़ अक्सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ख़ास तौर पर जिन्हें डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा इंजरी, अगर जो है शुरुआती ज़ख़म चाहे मामूली हो लेकिन गंदे सिवियरली कंटेमिनेटेड ज़ख़मों से इसका जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हिडन स्प्रेड, स्किन के नीचे ही गैंग्रीन का फैलाव हमेशा इतना ज़्यादा होता है जितना बाहर से नज़र नहीं आता। ठीक है, अब इसकी तशख़ीस कैसे होगी? फिंगर टेस्ट किया जाता है। जब नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस का शक हो ना तो फिर हमने फिंगर टेस्ट करना होता है। मुतासरा जगह को पहले सुन करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर हमने स्किन पर 2 सेंटीमीटर का चीरा इंसिजन लगाया जो डीप फेशा तक जाए। ठीक है, तो अगर वहाँ से खून ना निकले, लैक ऑफ ब्लीडिंग, तो मतलब उस यहाँ नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस की निशानी है। तो अक्सर जो है ज़ख़म से जो है वो बर्तन धोने वाले गंदे पानी, जिसको हम कहते हैं डिश वॉशर कलर्ड फ्लूइड जैसा मादा जो है इनमें से निकलता है, ऐसा ज़ख़म होता है डिश वॉशर कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो अब इसकी जो सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह करनी है उसका इसने थोड़ा सा बताया है कि इस बीमारी का इलाज नहायत अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी होती है, तमाम गंदा डेड मुर्दा टिशू निकालना होता है, काटना ज़रूरी है। इन ज़ख्मों को कभी फ़ौरन बंद नहीं किया जाता बल्कि खुला छोड़ा जाता है। बड़ी डोज में आईवी एंटीबायोटिक भी देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है मरीज़ का। ऑक्सीजन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी मददगार है। ठीक है, और प्रोबिंग यानी उंगली या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए चेक करना, इससे पता चलता है कि स्किन फेशा से अलग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने फिंगर टेस्ट का थोड़ा सा बताया है कि इंसिजन हमने लगाया, पहले मैंने बताया ना आपको, हम इंसिजन लगाते हैं। फिर एक मैन्यूवर है कि सर्जन ना स्टीराइल ग्लव पहन के अपनी इंडेक्स फिंगर से डीप फेशा के लेवल पर प्रोबिंग यानी उंगली घुमाता है। ठीक है, तो अगर उंगली घुमाने पर टिशू बगैर किसी रुकावट के, यानी अगर उस फिंगर पे कोई मिनिमल रेजिस्टेंस है कि एक दूसरे से अलग हो जाएं, डाइसेक्ट हो जाते हैं टिश्यूज़, तो इसका मतलब है कि फ़िंगर टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन ने फेशा को स्किन से अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये फ़िंगर टेस्ट होता है जो प्रोबिंग हम इसको फेशाइटिस को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रोज़न सेक्शन टिशू एनालिसिस है। सिर्फ उंगली से चेक करना काफ़ी नहीं होता, कंफर्म करने के लिए आपने टिशू बायोप्सी भेजनी है। तो फ्रोज़न सेक्शन एक रैपिड एनालिसिस है जो ऑपरेशन के दौरान ही फ़ौरन रिज़ल्ट देता है। हिस्टोलॉजी में उसमें माइक्रोस्कोप पर क्या नज़र आता है? एक तो ओब्लिटरेटिव वास्कुलाइटिस, स्किन के नीचे की खून की नालियाँ जो है सबकुटेनियस वेसल बंद हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं ओब्लिटरेटिव वास्कुलाइटिस। ये हमें हिस्टोलॉजी पे मिलेगा, ओब्लिटरेटिव वास्कुलाइटिस। दूसरा, हिस्टो पे हमें अक्यूट इन्फ्लामेशन मिलेगी, और सबकुटेनियस नेक्रोसिस, जो स्किन के नीचे वाले टिश्यूज़ हैं वो डेड होंगे। ठीक है, अब इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? अगर जो फिंगर टेस्ट है वो पॉजिटिव है तो फ्रोज़न सेक्शन रिपोर्ट कंफर्म करे या मरीज़ की हालत तेज़ी से ख़राब हो रही है तो आपने इमीडिएट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना होगा, फ़ौरन ऑपरेशन शुरू करना है। इसमें देरी का सबब जो है वो वरना बन सकता है। ठीक है, मौत का सबब बन सकता है। बाकी मरीज़ को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, क्योंकि मरीज़ शॉक में जा सकता है, इसलिए हमें अग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट जिसमें आईवी फ्लूइड, बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ ज़रूरी हैं। ठीक है,
और सिर्फ थोड़ा सा काटना काफ़ी नहीं है, जितना भी नेक्रोटिक टिश्यू है उसे दूर दूर तक काट निकालना है। मुतासरा एरियाज़ को बिल्कुल खुला छोड़ दें ताकि जर्म्स मज़ीद ना फैलें। और कभी कभी डिब्राइडमेंट इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि जिस्म का बड़ा हिस्सा नंगा हो जाता है, ठीक है। और जो मरीज़ की इस खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं तो उन्हें बाद में बड़े पैमाने पर स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन निकाली है तो फिर ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, सिस्टमिक इन्फेक्शंस, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरियमिया। अच्छा, बैक्टीरियमिया का मतलब है खून में ज़िंदा बैक्टीरिया की मौजूदगी। तो उसमें सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन पहले इसने बताया है कि स्किन के ऊपरी जो ज़ख्मों में बैक्टीरियमिया आम तौर पर नहीं होता। जो अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो उसमें नहीं होता, क्योंकि पस ज़ख्म से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो डीप स्पेस वाले सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, ये गहरे इन्फेक्शन है, इनमें ये बहुत आम है बैक्टीरियमिया का होना, ख़ास तौर पर जब इंटेस्टाइनल अनास्टोमोसिस फट जाए या लीक हो जाए। तो एक है ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया, कभी कभी ये थोड़ी देर के लिए होता है, मसलन जब किसी इन्फेक्टेड जगह पर कोई प्रोसीजर किया जाए, जैसे इन्फेक्टेड पित्ता, बाइल वगैरह, या जो है वो, या पेशाब की नाली में इंस्ट्रूमेंटेशन करने से, ठीक है। फिर इसने बताया है आईवी कैन्युला और इन्फेक्शन, कह रहा है खून में बैक्टीरिया दाखिल होने की एक बड़ी वजह आईवी कैन्युला ड्रिप वाली नलकी का इन्फेक्शन भी है। तो इन्हें वक्तन फ़वक्तन बदलने रहना चाहिए ताकि वहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन ना हो सके, तभी आईवी सेट जो है वो चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा प्रोस्थेसिस और हेमोडोजेनस स्प्रेड भी होता है कि जिसम में कोई अगर प्रोस्थेसिस है, हार्ट वाल्व, आर्टिफिशियल जॉइंट है या मैश डाली गई है, तो उसके ज़रिए खून में मौजूद बैक्टीरिया चाहे फिरते उस प्रोसेस तक पहुंच कर उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके। और इनमें ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो कौन से होते हैं, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टेमिक नताइज क्या है, अगर बैक्टीरियमिया का इलाज ना हुआ तो सिस्टेमिक ऑर्गन फेलियर, यानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम करना छोड़ सकते हैं। और समरी यही है कि इसके बाद जो है एनास्टोमोटिक ब्रेकडाउन के बाद बैक्टीरियमिया का ख़तरा बढ़ जाता है। प्रोस्थेसिस में अगर मरीज़ में कोई आर्टिफिशियल चीज़ डाली हो तो बैक्टीरियमिया उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और ऑर्गन फेलियर, इसका ताल्लुक जिस्म के ऑर्गन्स के फेल होने से भी है, ठीक है। देन आ जाए अब सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सर्स क्या चीज़ है। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सर्स जिस्म का एक सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ही होती है जो आमतौर पर सेप्सिस की वजह से होता है। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन का पूरे जिस्म में फैलना, उसकी वजह से ये सर्स होता है। तो वजूहात ज़रूरी नहीं है कि सर्स सिर्फ इन्फेक्शन से ही हो, ये बगैर इन्फेक्शन के भी हो सकता है। अगर मरीज़ को मल्टीपल ट्रॉमा हो, यानी बहुत ज़्यादा चोटें आई हों, या फिर अगर बर्न्स का मरीज़ हो, या पेनक्लेटाइटिस हो, लबलबे की शदीद सोजिश हो, तो उनमें भी सर्स होता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्फेक्शन ही हो पहला हो, ट्रॉमा, बर्न, पेनक्लेटाइटिस। अच्छा, अब इसमें सीरियस इन्फेक्शन जैसे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस सर्स का सबब बनते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये है कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मसलन ई कोलाई जब मरते हैं तो उनकी सेल वाल से लाइपोपोलीसेक्राइड एंडोटॉक्सिन निकलता है। अब ये एंडोटॉक्सिन और दूसरे टॉक्सिन जिस्म के मैक्रोफेजेस को उकसाते हैं, जिससे वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। अब यही साइटोकाइंस पूरे जिस्म में एक ख़तरनाक इन्फ्लामेशन, सोजिश करवा देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर भी मैंने पहले आपको दिखाई थी ऊपर, जिसमें जो है मैक्रोफेजेस से जो है ये साइटोकाइन स्टॉर्म रिलीज़ हो रहा था और एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ हुए हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। खैर, ये पॉइंट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है, जिसमें एक तो बैक्टीरियमिया, इसका मतलब होता है कि सिर्फ खून में बैक्टीरिया की मौजूदगी है, लेकिन सर्स ये जिस्म का एक रिस्पॉन्स है, यानी रद्द अमल है। पॉइंट क्या है अभी, सर्स और बैक्टीरियमिया एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सर्स तब भी हो सकता है जब ब्लड कल्चर नेगेटिव हो, मसलन जैसे पेनक्लेटाइटिस में भी तो सर्स हो रहा है, ठीक है। तो अब सर्स का एक क्राइटेरिया है 5.1 में, इसका कहा जाता है कि जब नीचे दिए गए इंडिकेटर्स में से 2 या उससे ज़्यादा मौजूद हों, जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है, ये जिस्म का वो रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से होता है, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से होता है,
और इसे डायग्नोस करने के लिए नीचे दिए गए ये 3 क्राइटेरिया में से कम 2 होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो टेम्परेचर, यानी बुखार हो मरीज़ को मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिस्म का ठंडा पड़ जाना, यानी लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 से ज़्यादा है या 36 से कम है। दूसरा, वाइटल साइन में टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, यानी बर्दाश्त ये कि मरीज़ बीटा ब्लॉकर दवाई ना ले रहा हो, तो टैकीकार्डिया, ठीक है। और टैकिपनिया यानी सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी मोर देन 20 ब्रेथ पर मिनट। और तीसरा, वाइट सेल्स का काउंट, यानी सफ़ेद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे मोर देन 12 × 10⁻⁹, या बहुत कम हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा, बहुत कम कितने, लेस देन 4 × 10⁻⁹, 12 से ज़्यादा या 4 से कम, ठीक है। तो ये इनमें से अगर 2 होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इनको सर्स हुआ है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, टेम्परेचर, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया या वाइट सेल काउंट से। अच्छा, उसके बाद आता है कि सेप्सिस की सिंपल तारीफ जो इसने बताई है कि सेप्सिस होता है ना, आसान लफ्ज़ों में, इज़ इक्वल टू सर्स प्लस डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन, ठीक है। यानी जब मरीज़ में सर्स के ऊपर बताए गए साइंस ये सारे मौजूद हों और उसके साथ इन्फेक्शन का कोई वाज़ेह सबूत हो, डॉक्यूमेंटेड सोर्स हो, मिल जाए, जैसे मसलन पेट में एब्सेस है या नमूनिया है, तो मतलब कोई सोर्स हमें मिल जाए और ये सारे सिम्टम्स भी हैं, तो उससे हम कहते हैं सेप्सिस। ये याद रखिएगा, ठीक है। सेप्सिस क्या है? जब सर्स हो, ये सारे साइंस में से कोई हो, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, हाइपरथर्मिया, वाइट ब्लड सेल बढ़े हों और कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन, तो वो है सेप्सिस। जो सीवियर सेप्सिस है, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस सिंड्रोम, ये सेप्सिस की वो हालत है जहाँ जिस्म के ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। इसमें सेप्सिस के साथ एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन फेलियर की निशानियाँ भी हमें मिलती हैं। तो रेस्पिरेटरी में जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होना, कार्डियोवास्कुलर में जो सेप्टिक शॉक का होना है, जब दिल कमज़ोर हो जाए और रेजिस्टेंस जो है ब्लड वेसल्स में गिरने से बीपी बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर। रीनल में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से गुर्दों का काम छोड़ना, ठीक है। हेपेटिक में जिगर का फेल होना और ब्लड कोगुलेशन, खून जमाने का निज़ाम में ख़राबी आना। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है दिमाग की हालत का मुतासर होना, जिसमें कन्फ्यूजन या अनकॉन्शियसनेस, तो ये कहलाता है सेप्सिस सिंड्रोम, ठीक है। सीवियर सेप्सिस जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन फेलियर की निशानियाँ मिलती हैं। दैट्स इट। फिर आगे इसने एक्सप्लेन किया है कि सेप्सिस की पैथोफिजियोलॉजी और उसके नतीजे में जो होने वाले मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन है, मॉड्स, उसको बहुत गहराई से इसने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले साइटोकाइंस जो सेप्सिस की पहलवान है। देखिए, सर्स और मॉड्स, इसके लिए ज़िम्मेदार असली चीज़ें प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है, जिसमें आपने याद रखना है ख़ास तौर पर जो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये 2 हैं, ठीक है। तो आम हालत में साइटोकाइन और न्यूट्रोफिल्स जो हमारे हैं ये दोस्त होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की एडेशंस, ये न्यूट्रोफिल्स को खून के नलियों की दीवार यानी एंडोथीलियम के साथ चिपकाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। और न्यूट्रोफिल्स जो है वेसल्स के साथ निकल कर फिर इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स जर्म्स को मारने के लिए लाइजोसोमल एंजाइम्स, ऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स निकालते हैं। तो ये अमल हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये साइटोकाइंस और एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर निकल कर पूरे जिस्म में अगर फैल गए तो सर्स बन जाता है। अब ये सिर्फ जर्म्स को नहीं बल्कि जिस्म के अपने सेल्स को भी तबाह करने लगते हैं, ठीक है। ये ख़तरनाक सूरत होती है, फिर अपने सेल्स को अटैक करेंगे। अच्छा, मॉड्स क्या है? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। जब यही एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन से दूर जिस्म के अहम ऑर्गन्स जैसे हमारे किडनीज़ हो गई या लंग्स हो गए, उनकी वेसल्स से चिपक कर उन्हें डैमेज करते हैं, तो वास्कुलर परमिएबिलिटी यानी खून की वेसल्स लीक करने लगती हैं, सेलुलर डैमेज होता है, ऑर्गन के अंदर के सेल्स तबाह हो जाते हैं और ऑर्गन सही से काम करना छोड़ देते हैं, डिसफंक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉड्स, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। यानी वही एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स ने ये जब ऑर्गन्स में जाके तबाही की है, ठीक है। फिर मिसॉफ जिसको कह सकते हैं, ये क्या चीज़ है? मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर। यानी अगर मॉड्स को कंट्रोल ना किया जाए तो अपनी आखिरी और सबसे ख़तरनाक शक्ल इख्तियार हो लेता है, जिसको हम MSOF कहते हैं। इसमें यानी एक साथ MSOF, मिसॉफ, यानी अगर जो है वो याद रखें कि मॉड्स को कंट्रोल ना किया जाए
तो ये अपनी आखिरी और सबसे ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है, MSOF। इसमें एक साथ कई निज़ाम फेल हो जाते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियक, रीनल, लिवर और इंटेस्टाइनल फेलियर। ठीक है, तो इसका MSOF कहा जाता है, यानी मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर। तो एक ऑर्गन फेल होता है तो दूसरे पर दबाव पड़ता है, तो जितने ज़्यादा ऑर्गन फेल होते हैं तो मौत का ख़तरा उतना ही बढ़ जाता है, भले ही मरीज़ ICU में बेहतरीन सपोर्ट पर हो। ठीक है, तो ये मौत का एक चक्कर है, एक विशियस साइकिल है। अच्छा, अब समरी बॉक्स 5.11 अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है उसके बारे में बताया कि सिर्फ ज़ख़म या ऑपरेशन वाली जगह का इन्फेक्शन, उसको हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्स होता है कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जिस्म के पूरा पैमाने पर रिस्पॉन्स, पूरी फुल बॉडी सिस्टमिक रिस्पॉन्स, उसको हम सर्स कहते हैं। मॉड्स इस रिस्पॉन्स की वजह से, यानी सर्स जो एक रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स की वजह से जिस्म के ऑर्गन्स पर होने वाले बुरे असरात को मॉड्स कहते हैं। MSOF मॉड्स की वो आखिरी स्टेज जहाँ पे ऑर्गन बिल्कुल काम करना छोड़ दें, एंड स्टेज, वो MSOF है, मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर। ठीक है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन या सेप्सिस बंडल, सेप्सिस 6। अब ये एक्चुअली जो है एक वर्ल्ड वाइड मिशन है जो 2002 में शुरू हुआ है, सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन। इसका मकसद ये है कि सेप्सिस और सेप्टिक शॉक से जो होने वाले मौतें हैं, मॉर्टेलिटी है, उनको कम करना। तो ये कैंपेन ना मुसलसल अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करती रहती है ताकि डॉक्टर्स बेहतरीन तरीके से डायग्नोसिस और इलाज कर सकें। अच्छा, जो सेप्सिस बंडल है यानी एक रिससिटेशन बंडल है, ये मखसूस काम ऑब्जेक्टिव्स का एक मजमूआ है जो उन मरीज़ों के लिए लाजमी है जिन्हें एक तो सीवियर सेप्सिस हो, या जिनको सेप्टिक शॉक हो, या तीसरा जिनके लैक्टेट लेवल मोर देन 4 मिलीमोल पर लीटर हो। ठीक है, तो सीवियर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक या लैक्टेट लेवल ज़्यादा हो तो उनके लिए सेप्सिस बंडल है, उनके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन तमाम कामों को 6 घंटे के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, ये भी याद रखिए, एक टाइम लाइन है। ठीक है, अब सेप्सिस 6 के बारे में जो गोल्डन आवर मैनेजमेंट है, UK सेप्सिस ट्रस्ट ने एक इंटरनेशनल गाइडलाइन से निकाल कर सेप्सिस 6 बनाया है। उसका असूल ये है कि मरीज़ को 3 चीज़ें देनी हैं और मरीज़ से 3 चीज़ें लेनी हैं, उसको हम कहते हैं सेप्सिस 6। नंबर 1 जो 3 चीज़ें देनी हैं, ऑक्सीजन, IV एंटीबायोटिक्स एंड IV फ्लूइड चैलेंज। ठीक है, यानी ऑक्सीजन, मरीज़ की ऑक्सीजन सैचुरेशन को हमने मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन देनी है। दूसरा, IV एंटीबायोटिक्स, बगैर किसी देर के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देना है। तीसरा, हमने IV फ्लूइड चैलेंज यानी BP और उसका ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए IV फ्लूइड देना है, जैसे नॉर्मल सलाइन देंगे। साथ ही उसका यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करेंगे ताकि जिसकी वो पता चले किडनी का फंक्शन। अब जो 3 चीज़ें हमने दी, ऑक्सीजन, IV एंटीबायोटिक, IV फ्लूइड चैलेंज, जो हमने 3 चीज़ें लेनी हैं उसमें है ब्लड कल्चर लेना है, फुल ब्लड काउंट एंड सीरम लैक्टेट। तो ब्लड कल्चर एक्चुअली एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले लेंगे ताकि मखसूस बैक्टीरिया का पता चले जिसकी वजह से सेप्सिस हुई है। दूसरा, हमने फुल ब्लड काउंट लेना है, वाइट ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन पता लगेगी। और सीरम लैक्टेट लेवल यानी टिश्यू में ऑक्सीजन की कितनी कमी है और सेप्सिस कितना शदीद है वो उससे पता लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेप्सिस 6। अब आ जाए वायरल इन्फेक्शंस रेलिवेंट टू सर्जरी। कौन से वायरल इन्फेक्शंस हैं? सबसे पहले है हेपाटाइटिस। अच्छा, इस पैराग्राफ में इसने समझाया है कि हेपाटाइटिस B और C के खतरात और उनसे बचाव की तदाबीर बयान की है। सबसे पहले तो आपको ट्रांसमिशन का पता है कि ब्लड बॉर्न पैथोजन से ये हेपाटाइटिस B और C खून के ज़रिए फैलते हैं। बाई डायरेक्शनल रिस्क, यानी ये इन्फेक्शन मरीज़ से सर्जन को और सर्जन से मरीज़ को लग सकता है। तो उसमें मोड ऑफ इंजरी यूँ है कि सर्जरी के दौरान या ये ज़्यादातर नीडल स्टिक इंजरी से या किसी तेज़ धार असलहे से लगने वाले कट के ज़रिए ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। ठीक है, दूसरा है हेपाटाइटिस B वायरस। तो ये यानी ये ओवरऑल मैंने बताया। अब हेपेटाइटिस B का अगर हम देखें तो उसके एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, यानी हेपेटाइटिस B बहुत से केसेस में कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, तो इसीलिए सर्जन्स को खुद भी पता नहीं होता कि वो इस वायरस के कैरियर हैं या नहीं, यानी एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो खुशकिस्मती से हेपेटाइटिस B की नहायत मौसर इफ़ेक्टिव वैक्सीन मौजूद है। हर सर्जन को चाहिए कि वो अपना इम्यून स्टेटस, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीबॉडी लेवल चेक करें और लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि वो खुद भी महफूज रहें और मरीज़ भी। दूसरा हेपेटाइटिस C है, तो C अक्सर पुराना यानी क्रोनिक हो जाता है ना, जिससे जिगर लिवर को शदीद को जो है वो नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। तो हेपेटाइटिस B सरफेस हेपेटाइटिस C
एंटीबॉडी इंटरफेरोन अल्फ़ा और रीबावायरन जो हमारे मॉडर्न डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स हैं, इनके ज़रिए काबिल इलाज है, क्यूरेबल है इंटरफेरेंस एंड रीबावायरन वगैरह। तो अगर किसी सर्जन को लगता है कि वो इन्फेक्शन का ख़तरे से दो चार है, एक्सपोज हुआ है, तो उसे फ़ौरन मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और एंटीबॉडी मेजरमेंट करवानी चाहिए, यानी सरफेस एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी करवा ले। उसके बाद जो ये अगला पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में बताया। अब ये भी जो है सर्जरी से रेलेवेंट है वायरल इन्फेक्शन। तो एक्चुअली HIV जो है टाइप 1 एक रेट्रोवायरस है जो सर्जिकल प्रैक्टिस में नहायत अहम है। ये जिस्म के फ्लूइड्स खास तौर पर खून ब्लड के ज़रिए जो है ना फैलता है। तो ये वायरस ज़्यादातर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, होमो या हेट्रोसेक्सुअल नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी सुइयों से, जैसे IV ड्रग एडिक्शन और इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे ख़ास तौर पर हीमोफीलिया के मरीज़ों में के ज़रिए ये फैलता है HIV। तो ऑपरेशन के दौरान जो सर्जन और स्टाफ के लिए सबसे बड़ा ख़तरा नीडल स्टिक इंजरी, सुई के ज़रिए यानी चुभने से, ये एक सर्जिकल रिस्क होता है HIV होने का। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखें, HIV जिस्म के मुदाफ़ियत को यानी इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है ना, तो जिससे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है इंसान। तो यानी वो इन्फेक्शंस जो आम सेहतमंद इंसान को नहीं होते। तो उसमें न्यूमोसिस कारणी नमूनिया है, यानी फेफड़ों का एक ख़ास इन्फेक्शन, TB है, ठीक है, और साइटोमेगेलो वायरस एक वायरल इन्फेक्शन जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मुतासर करता है, ठीक है। अच्छा, कैंसर का ख़तरा होता है HIV के मरीज़ों में, ख़ास किस्म के कैंसर, कापोसी सार्कोमा जो स्किन पर पर्पलिश निशान बन जाते हैं, और लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स का कैंसर। इसी तरह अब इसमें ना प्रिकॉशंस हैं। अगर आप देखें ये समरी बॉक्स, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन हर मरीज़ को ना पोटेंशियल कैरियर समझकर काम करना चाहिए, ठीक है, कि वो समझे कि वो एक पोटेंशियल कैरियर है। और डबल ग्लविंग, देखिए HIV जो पॉजिटिव मरीज़ की सर्जरी है उनमें याद रखें डबल ग्लव पहनना रिस्क को कम करता है। इसके अलावा आई की प्रोटेक्शन, खून के छींटे से बचने के लिए गूगल्स का इस्तेमाल करें। और इसी तरह अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो फ़ौरन PEP शुरू करनी चाहिए, बेहतर है कि 2 घंटों के अंदर शुरू की जाए, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इस पैराग्राफ में भी इसने यही समझाया है कि जो HIV की शुरुआती अलामात हैं और उसकी जो इलाज है, हार्ट थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये उसूलों को बयान किया है कि शुरुआती अलामात जो अर्ली फेज़ होते हैं ना, इसमें फ्लू लाइक इलनेस होती है। HIV के इन्फेक्शन शुरुआती हफ्तों में मरीज़ को बिल्कुल फ्लू या नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामत होती है। जब जिस्म में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं तो उसे सीरो कन्वर्जन कहते हैं। इससे पहले HIV के फैलने, ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खून में वायरस की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई होती है उस वक्त। तो इलाज के लिए हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल इस्तेमाल की जाती है। ये उन मराहिल में सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। ये दवाइयाँ 2 बुनियादी चीज़ों को रोकती है। वो एंजाइम जो वायरस को अपना DNA बनाने में मदद देता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा मतलब वायरस को अपना DNA बनाने नहीं देगा फिर, और वो अमल जो नए वायरस पार्टिकल्स को बनने के लिए ज़रूरी है, लाइक प्रोटीज सिंथेसिस। तो इनहिबिटर्स इन्हीं 2 कामों को रोक कर HIV के बढ़ने का रास्ता बंद किया जाता है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ वायरस को सप्रेस कर देती हैं, लेकिन जिस्म से मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं करती। इलाज करवाने वाले मरीज़ भी दूसरों को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं, इसलिए एहतियात तब भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर HIV का इलाज ना किया जाए तो 2 साल के अंदर तकरीबन 25 to 35% मरीज़ों में ये बीमारी एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब एड्स जो है ये HIV की वो स्टेज होती है जहाँ इम्यून सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिस्म को घेर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर क्लिनिकली अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसा एक्सपोजर हो जाता है HIV पेशेंट के साथ, तो फ़ौरन यानी उसके 2 से 4 घंटों के ही अंदर आपने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करनी है। उसमें यही एंटीवायरल रेट्रोवायरल ड्रग्स आ जाती हैं और वो इस्तेमाल कर लेना है, ताकि वो वायरस अपना घर बनाने से पहले ही हम उसको जो है वो हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें। उसके बाद आता है अगला पैराग्राफ ऑफ द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। अच्छा, इसमें जो इसने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस समझाई हैं वो ये है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मकसद ये है कि मरीज़ को पोटेंशियल कैरियर समझते हुए एहतियात बरतें, ताकि सर्जन और मेडिकल स्टाफ ब्लड बोर्न वायरसेस से महफूज रहें, ठीक है। तो ये CDC USA और NHS UK के मखसूस किया है ये उसूल। उसमें सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PEE देखें, जैसे फ़ेस प्रोटेक्शन है, बेहतर है कि फुल फेस मास्क इस्तेमाल किया जाए, या फिर ऐसी गॉगल्स हो, प्रोटेक्टिव स्पेक्टेकल्स पहनी जाएँ जो आंखों को स्प्लैशेस से यानी खून के छींटों से बचा सकें।
वाटर प्रूफ गाउन। तो गाउन और जो ड्रेप्स हैं ये मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ और डिस्पोजेबल होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब मरीज़ ज़ीरो कन्वर्जन फेज़ में हो। इसके अलावा फुटवेयर में ओटी में क्लॉक्स के बजाय बूट्स पहनने चाहिए। अगर कोई शार्प आला जैसे नीडल या स्काल्पल नीचे गिर गया तो बूट्स आपके पाँव को ज़ख्मी होने से बचाते हैं, तो कोशिश यही की जाए, ठीक है। इसके अलावा हैंड और इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी में डबल ग्लविंग, 2 ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। कंफर्टेबल रहने के लिए अंदर वाला ग्लव एक साइड बड़ा पहना जा सकता है, ठीक है, एक साइज़ बड़ा। शार्प्स मैनेजमेंट के लिए सुई या ब्लेड को कभी भी हाथ से एक दूसरे को ना पकड़ाएं, इन्हें हमेशा एक किडनी डिश में रखकर पास करें। इन इंस्ट्रूमेंट्स की हमेशा इज़्ज़त करें क्योंकि एक मामूली सी चुभन भी इन्फेक्शन दे सकती है, ठीक है। उसके बाद थिएटर डिसिप्लिन क्या है, ओटी के आदाब। उसमें पर्सनल में एक तो ओटी में सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जिनका वहाँ होना निहायत ज़रूरी हो। ओटी के अंदर फालतू भाग दौड़ या हरकत से गुरेज करें ताकि एक्सीडेंट्स का ख़तरा कम हो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिव टेक्निक में स्प्लैशिंग या एरोसोल, जब भी पाउडर टूल जैसे बोनसा या ड्रिल इस्तेमाल हो रहा हो तो एरोसोल और स्प्लैशिंग का ख़तरा होता है, लिहाजा ज़्यादा एहतियात बरतें। और सर्जरी हमेशा स्लो और तसल्ली से करनी चाहिए। कोशिश करें कि ब्लीडिंग कम से कम हो, हीमोस्टेसिस बेहतर हो ताकि फील्ड साफ़ रहे और इंजरी का ख़तरा ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो ये इन्होंने जो है वो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स कोविड-2 की पिक्चर दिखाई है। और ये चेस्ट रेडियोग्राफ है जिसमें कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोविड-19 नमूनिया चेंजेस इसने शो किए हैं लंग्स में। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी बात कंटिन्यू करें। आगे आता है अगला पैराग्राफ, आफ्टर कंटामिनेशन, यानी जब सर्जरी के दौरान नीडल स्टिक इंजरी या कोई और कंटामिनेशन हो जाए तो उस वक्त फौरी और सही इक़्तिदामात करना नहायत ज़रूरी है। उसमें अब कॉमन साइट्स क्या होती हैं सर्जरी के दौरान ना, इंजरी सबसे ज़्यादा नॉन डोमिनेंट जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, राइट हैंडेड है तो आपकी लेफ़्ट हैंड की पहली उंगली पर होती है, या ये ज़्यादा कॉमन साइट है। तो इसमें टाइप ऑफ नीडल में हॉलो नीडल है, सुई जिसके अंदर सुराख हो जैसे सिरिंज की नीडल है, तो उससे चुभने वाली इंजरी वायरल ट्रांसमिशन का सबसे ज़्यादा खतरा रखती है क्योंकि उनमें इन्फेक्टेड खून की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें इमीडिएट एक्शन आपने जो अगर हो गई है तो ये स्टेप्स लाजमी करने। सबसे पहले वॉश करना मुतासरा हिस्से को बहते हुए पानी के साथ, ज़ख़म को ज़ोर से दबाने या चूसने से गुरेज करें। इस हादसे को फ़ौरन अपने सीनियर और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करें, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर हर हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी होती है कि आया मरीज़ के स्टेटस को देखते हुए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू करनी चाहिए या नहीं, लोकल पॉलिसी होती है। तो हाई रिस्क एक्सपोजर जैसे HIV पॉजिटिव मरीज़ की सुई चुभ जाए तो उस सूरत में फ़ौरन एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। मरीज़ और सर्जन दोनों का हेपेटाइटिस और HIV टेस्ट करवाया जाता है ताकि बेस लाइन स्टेटस का पता चल सके, ठीक है, दोनों का किया जाता है टेस्ट। अच्छा, अब इसमें कैरियर इम्प्लीकेशंस क्या है। हाई रिस्क एक्सपोजर के बाद सर्जन्स को मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। कुछ सूरतों में अगर इन्फेक्शन कंफर्म हो जाए तो सर्जन नॉन ऑपरेटिव स्पेशलिटी यानी ऐसी फील्ड जहां ऑपरेशन का ना करना पड़े उसमें स्विच करने का ऑप्शन भी दिया जाता है ताकि मरीज़ों को ख़तरा ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए कोविड-19 पेंडेमिक पे। अच्छा, पेंडेमिक का आगाज़ और सर्जरी पर असर देखें। WHO ने अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 11 मार्च 2020 को इसे आलमी वबा यानी पेंडेमिक करार दिया गया। तो इसका सर्जिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि इस वबा की वजह से दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम पर शदीद दबाव पड़ा। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ने इलेक्टिव सर्जरीज़ जो इंतज़ार कर सकती हैं उनको रोक दिया या आगे बढ़ा दिया, लेकिन इमरजेंसी और टाइम सेंसिटिव सर्जरी जैसे कैंसर सर्जरीज़ हैं मखसूस एहतियाती तदाबीर पे और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे साथ जारी रही, ठीक है। अब इसमें बीमारी की फितरत जो एटियोलॉजी और सिम्टम है, वायरस का सबब सार्स कोविड-2 नाम का कोरोना वायरस है। ये सांस और खून की नलियों जैसे वास्कुलर की बीमारी है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी भी है, वास्कुलर भी है। इसमें बुखार, खांसी, थकावट, सांस लेने में दुश्वारी और जो है ना सूंघने या जैसे स्मेल या टेस्ट ख़त्म हो जाता है इसमें। तो वायरस दाखिल होने से अलामत ज़ाहिर होने तक 1 से 14 दिन लग सकते हैं, ठीक है, 14 डेज़ तक का टाइम पीरियड। इसमें शदीद कॉम्प्लिकेशन, कुछ मरीज़ों में बीमारी नहायत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो अक्सर साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। जिस्म के कई ऑर्गन्स का फ़ेल होना और BP का गिर जाना, इसी तरह खून का हद से ज़्यादा जमा होना जो दिल और फेफड़ों के लिए ख़तरनाक है,
ठीक है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव जो रिस्क है ऑपरेशन के बाद के ख़तरात, अगर कोई सर्जिकल मरीज़ कोविड-19 से मुतासरा हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। इसमें नमूनिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर और मौत हो जाना। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स ये हैं कि मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कम करने के लिए नए प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जिसमें इलेक्टिव सर्जरी 10 से 14 दिन पहले मरीज़ को बिल्कुल अलग थलग आइसोलेट रहने की हिदायत दी जाती है। ऑपरेशन से 2 से 3 दिन पहले कोविड-19 का PCR टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। ठीक है, एक ये 2 आइसोलेट और 2-3 दिन पहले कोविड-19 PCR टेस्ट। इसका कोई वैसे कोविड-19 का फार्माकोलॉजिकल क्योर तो नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर जैसे डेक्सामेथासोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये इस्तेमाल किया गया। 2020 के आखिर में वैक्सीन दस्तयाब हो गई, जिससे अब दुनिया की अक्सर आबादी महफूज है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, विच इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले की जाने वाली एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें सबसे पहले हॉस्पिटल स्टे। देखें, ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल में कम से कम वक्त गुजारना चाहिए, शॉर्ट स्टे। ज़्यादा दिन रहने से मरीज़ मरसा जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है और दूसरे ख़तरनाक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट हो। दूसरा, मेडिकल स्टाफ को हर मरीज़ को हाथ लगाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। कम से कम 70% अल्कोहल वाले हैंड वॉशिंग का बदल हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल जेल उसका यानी अल्टरनेट, अगर हाथ नहीं धो रहे तो 70% अल्कोहल यूज़ करके हैंड रब करें। अल्कोहल जेल से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के स्पोर को ख़त्म नहीं करते, इससे सूडोमोनास कोलाइटिस हो सकता है, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या जो पहले से एंटीबायोटिक्स ले रहे हों। ठीक है, फिर स्टाफ के और पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसने समझाया कि ऐसे स्टाफ मेंबर जिनकी स्किन पर कोई ज़ख्म या इन्फेक्शन हो उन्हें OT में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। अगर मरीज़ को इन्फेक्शन है तो उसकी सर्जरी, ख़ास तौर पर अगर उसको प्रोसेसेस या आर्टिफिशियल चीज़ डाली हुई हैं तो तब तक टाल देनी चाहिए जब तक कि इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए। अच्छा, क्लोरहेक्सिडीन से नहाना मशहूर तो है, लेकिन वुंड इन्फेक्शन कम करने का इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, एंटीसेप्टिक बात। अच्छा, शेविंग सबसे अहम पॉइंट है। बाल ऑपरेशन से बिल्कुल पहले OT में ही साफ़ करनी चाहिए। याद रखें, अगर शेविंग एक रात पहले की जाए तो उससे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का ख़तरा डबल हो जाता है, क्योंकि शेविंग से होने वाले मामूली कट्स भी तो होते हैं ना, तो उन पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इसीलिए एक रात पहले नहीं, बल्कि बिल्कुल ऑपरेशन से पहले जो है वो शेविंग करनी होगी, जिस स्किन पे जो है ऑपरेट करना है, अगर वहाँ एक्सेस बाल है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है स्क्रबिंग एंड स्किन प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए, ऑपरेशन से पहले हाथों को डिसइंफेक्ट करना नहायत ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स हैं, जैसे स्क्रबिंग के लिए ना डाइल्यूट अल्कोहल बेस्ड सोप इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडीन या पोविडोन आयोडीन, जिसको पायोडीन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, नाखून जो है स्क्रबिंग के दौरान नाखून को साफ़ करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि जर्म्स यहाँ सबसे ज़्यादा पनाह पाते हैं। ठीक है, फिर स्किन प्रिपरेशन, जो हमारी ऑपरेटिव साइट है, मरीज़ की स्किन को तैयार करते वक्त कंसनट्रेटेड अल्कोहल, यानी स्किन पर अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक का एक ही बार लगाना काफ़ी होता है, जिससे बैक्टीरिया की तादाद 95% तक कम हो जाती है। डायथर्मी का क्वेश्चन ये है कि नहायत अहम पॉइंट है कि अगर अल्कोहल स्किन पर जमा है, पूल रह गया, और डायथर्मी करते वक्त वो आग पकड़ सकता है और मरीज़ जल सकता है, तो लिहाजा स्किन को ड्राई होने दें और एक्सेस लिक्विड हटा दें। ठीक है, मूवमेंट की बात करें तो OT में स्टाफ की तादाद और अंदर बाहर आना जाना कम से कम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई और एसेप्सिस का जो है मुसलसल ऑडिट ज़रूरी है। लैमिनर फ़्लो सिस्टम, साफ़ और फिल्टर्ड हवा का ऑपरेशन की जगह पर फेंकना है और गंदी हवा को मरीज़ से दूर ले जाता है। टिश्यूज़ को एहतियात से हैंडल करना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान डेड स्पेस जो है और हेमाटोमा से बचना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन का घर बनते हैं। और ड्रेन्स और ड्रेप्स, कोई वाज़े सबूत नहीं मिलता है ड्रेन्स या इंसिजन ड्रेप्स से इन्फेक्शन कम होता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों कामों से SSI का ख़तरा वाज़े तौर पर कम हो जाता है। एक तो हाइपोथर्मिया से बचाव, जो हमारी ये पूरी पेरी ऑपरेटिव सपोर्ट है, हाई एविडेंस है।
कि ऑपरेशन के दौरान मरीज़ के जिस्म का टेम्परेचर गिरने ना दें, मरीज़ को गर्म रखें। तो हाइपोथर्मिया से एक तो बचाएं। दूसरा, रिकवरी के दौरान मरीज़ को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है, यानी हम अगर उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स पे। यहाँ तक हमने ये पूरा डिस्कस किया कि हम कैसे सर्जिकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं विद द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ये पूरी हमने प्री ऑप प्रिपरेशन की। अब है कि हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक का प्रोफाइलेक्सिस जो है उसका मकसद इन्फेक्शन होने से रोकना है, जबकि थेराप्यूटिक का मकसद है मौजूदा इन्फेक्शन का इलाज करना। तो वूंड क्लासिफिकेशन और इन्फेक्शन रिस्क के अकॉर्डिंग 4 बड़ी इकसाम होती हैं वूंड्स की, नेशनल रिसर्च काउंसिल ने मखसूस की हैं। क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड एंड डर्टी इन्फेक्टेड। तो क्लीन यानी साफ़, इसमें प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं होती और आमतौर पर नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम है। जो क्लीन कंटामिनेटेड है इसमें प्रोफाइलेक्सिस ज़रूरी है। कंटामिनेटेड में भी प्रोफाइलेक्सिस ज़रूरी है। जो डर्टी इन्फेक्टेड है इसमें प्रोफाइलेक्सिस नहीं बल्कि ट्रीटमेंट थेराप्यूटिक कोर्स दी जाती है। ठीक है, तो अब क्लीन सर्जरी कब ज़रूरी है, हमेशा याद रखें जो नॉन प्रोस्थेटिक, अगर जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली गई तो क्लीन सर्जरी में एंटीबायोटिक्स देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। प्रोस्थेसिस इम्प्लांट्स ये एक इस तरह एक्सेप्शन है कि अगर क्लीन सर्जरी में कोई प्रोस्थेसिस जैसे हार्ट वाल्व, जॉइंट रिप्लेसमेंट या मैश वगैरह नहीं डाली जाए तो एंटीबायोटिक लाजमी है। नहीं डाली जाए तो ना दें, अगर डाल रहे हैं प्रोस्थेटिक इम्प्लांट तो हमें लाजमी एंटीबायोटिक देने होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोस्थेसिस पर इन्फेक्शन होने के नतीजे नहायत कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, तबाहकुन हो सकते हैं। तो इसीलिए उसमें अगर डाल रहे हैं हम प्रोस्थेसिस तो हम देंगे एंटीबायोटिक। फिर प्रोफाइलेक्सिस आमतौर पर ऑपरेशन शुरू होने से 30 से 60 मिनट पहले दी जाती है, याद रखें, अक्सर जो इंडक्शन के वक्त। तो अगर ज़ख़म पहले से बहुत ज़्यादा गंदा है, हेवीली कंटामिनेटेड है या किसी एब्सेस को चीरा लगाया जाए तो अज्यूम किया जाता है कि ये ज़ख़म इन्फेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक पूरे 5 दिन का कोर्स दिया जाता है। ठीक है, ये टेबल है, इसमें वूंड क्लासिफिकेशन और इन्फेक्शन रेट्स हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के खतरे और एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस की अहमियत को वाज़ेह करता है। क्लीन यानी कोई अंदरूनी ऑर्गन नहीं खोला गया, उसको हम कहते हैं ना क्लीन, नो विस्कस ओपन। तो उसमें बगैर प्रोफाइलेक्सिस के इन्फेक्शन रेट 1 to 2% है, विथ प्रोफाइलेक्सिस भी 1 to 2% है। तो हम ना भी दें तो कोई मसला नहीं है इसमें एंटीबायोटिक। लेकिन जो क्लीन कंटामिनेटेड है इसमें 6 to 9% है विदाउट प्रोफाइलेक्सिस, इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस है 6 to 9। लेकिन अगर दे देते हैं तो 3% है, यानी ऐसा जिसमें ऑर्गन खोला गया लेकिन गंदे की स्पिलेज नहायत कम हुई हो तो उसको हम कहते हैं क्लीन कंटामिनेटेड। जो कंटामिनेटेड है इसमें ऑर्गन से गंदगी बाहर आई या पहले से इन्फ्लामेशन मौजूद थी तो उसको हम कहते हैं कंटामिनेटेड वूंड। तो उसमें विदाउट प्रोफाइलेक्सिस 13 to 20% है, विथ 6%। जो डर्टी वूंड होता है ना, पहले से पस या पीप मौजूद थी, ऑर्गन फटा हुआ था, परफोरेशन था या एब्सेस को चीरा लगाया गया था, तो ऐसे केस में अगर हम नहीं देते प्रोफाइलेक्सिस तो 40% इन्फेक्शन है। देते हैं अगर प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक तो 7% है। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे से समझाया है कि अगर जो है वो एंटीबायोटिक तभी असर करती हैं जब वो बैक्टीरिया के पनाह पाने से पहले जिस्म में मौजूद हों। तो उसमें ऑप्टिमम लेवल जब पहला इंसीजन लगाया जाता है ना तो उस वक्त खून और टिश्यू में एंटीबायोटिक की मिकदार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया सबसे बेहतरीन वक्त वही है मरीज़ को जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है, जब इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की जाती है तब हम दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वार्ड में पहले ही एंटीबायोटिक लगा दी जाए और ऑपरेशन थिएटर में किसी वजह से देर हो जाए तो सर्जरी शुरू होने तक दवाई का असर ख़त्म हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात इसने की है डोजिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग सर्जरी। आमतौर पर एक सिंगल डोज काफ़ी होता है लेकिन कुछ सूरतों में डोज रिपीट भी करना पड़ता है हमें। तो अगर ऑपरेशन नहायत लंबा हो जाए, उस सूरत में अगर ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह जाए या ऐसी सूरतों में हर 4 घंटे बाद डोज रिपीट की जाती है, क्योंकि टिश्यूज़ में एंटीबायोटिक का लेवल सीरम के मुकाबले में जल्दी गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए 4 आवर रूल है, इसमें हर 4 घंटे बाद हम डोज रिपीट करते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव डोज एक अहम गलत फहमी है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ऑपरेशन के बाद मज़ीद डोज से इन्फेक्शन उठता है। ऑपरेशन के बाद फालतू एंटीबायोटिक देने से सिर्फ एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होती है, उसका सबब बनता है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब यही है कि सिर्फ हम शुरुआत में ही हिफाजत करें। ठीक है, अब एंटीबायोटिक देना कौन सा है उसकी जो चॉइस है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जिस जगह का ऑपरेशन हो रहा है वहाँ आम तौर पर कौन से जर्म्स होते हैं।
तो उसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, मखसूस दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है उसको। हर हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्डाइज एंटीबायोटिक पॉलिसी होती है जिस पर अमल करना लाजमी होता है। स्पेशल केसेस में अगर हार्ट वाल्व या प्रोस्थेसिस हैं तो उसके लिए एहतियात है कि हार्ट वाल्वुलर डिजीज़ या वास्कुलर या ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस हैं, जॉइंट्स या स्टेंट्स वगैरह, तो ऐसे मरीज़ों को डेंटल काम, यूरोलॉजिकल सर्जरी या किसी भी विस्कस सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक देना लाजमी है ताकि उनमें ट्रांजिएंट बैक्टीरिया उनके वाल्व या प्रोस्थेसिस को इन्फेक्ट ना कर दे। ठीक है, अब ये समरी बॉक्स है 5.12। इसमें इसने समझाया है कि क्लीन सर्जरी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है सिवाय प्रोस्थेसिस के। सिंगल शॉट हम इंडक्शन के वक्त एक ही आईवी में डोज दें काफ़ी है। रिपीट अगर लंबी सर्जरी है तो उसमें हर 4 घंटे बाद हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस में रिपीट करना होगा या फिर लंबी सर्जरी में। और पैथोजन सिर्फ उन जर्म्स के लिए खिलाफ दवाई देनी है जो मखसूस सर्जरी में मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अब आता है नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव वूंड इन्फेक्शन। पहले हमने किया प्रिवेंशन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए, फिर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक का रोल। अब पोस्ट ऑपरेटिव वूंड इन्फेक्शन क्या है? अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव वूंड इन्फेक्शन में सबसे पहले इसने समझाया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वूंड इन्फेक्शन है ना, वो एंडोजिनस सोर्सेज से विद इन द पेशेंट ही अराइज करते हैं, लेकिन एक्सोजिनस सोर्सेज भी हो सकती हैं। तो एंडोजेनस यानी ज़्यादातर इन्फेक्शन मरीज़ के अपने जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया से होता है, और एक्सोजेनस यानी अस्पताल के माहौल, वार्ड की गंदगी या स्टाफ से फैलता है। तो इन्वेस्टिगेशन एंड आउटब्रेक कह रहा है कि अगर वार्ड में कई मरीज़ों को एक जैसा इन्फेक्शन हो जाए जिनकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एक जैसी हो, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन स्टाफ या किसी सतह सरफेस से फैल रहा है। ऐसी सूरत में स्टाफ के स्वाब्स लिए जाते हैं और वार्ड को डीप क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन को ज़ाहिर होने में वक्त लगता है। वैसे सेल्यूलाइटिस जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होने वाली इन्फ्लामेशन है, उसको 3 से 4 दिन लगते हैं। सुपरेटिव इन्फेक्शन पस से जो होता है उसको बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं। तो आजकल मरीज़ जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन घर जाने के बाद ज़ाहिर होते हैं और मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक मैनेजमेंट में एम्पेरिकल थेरेपी देखें, कल्चर के रिजल्ट्स आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो इसीलिए इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया जाता है। हम एम्पेरिकल चॉइस देते हैं, मखसूस सर्जरी की कॉमन जर्म्स के मुताबिक होता है ये। तो अगर कल्चर के रिज़ल्ट के बाद लगे कि पहली दवाई सही नहीं थी या मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा, तो दवाई बदली जा सकती है। बार बार दवाई बदलने से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एंटेराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। अगर ज़ख्म में जो है वो टेंशन हो, खिंचाव हो या पस नज़र आए, तो सूचर्स जो टांके या क्लिप्स हैं वो फ़ौरन हटा देने चाहिए होते हैं हमें, ताकि हम पस को बाहर निकाल सकें, ताकि वो निकल जाए पस बाहर। तो हम वो स्टिचेस हटा देते हैं। अगर ज़ख्म बहुत गंदा हो तो उसे फ़ौरन बंद नहीं किया जाता, जब तक कि ज़ख्म साफ़ हो जाए और ग्रेन्युलेशन टिशू नज़र आने लगे तब बंद किया जाता है। कभी कभी ज़ख्म को बिल्कुल बंद, उसको हम कहते हैं डिलेड प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोजर। तो हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन में कभी कभी ज़ख्म को बिल्कुल बंद नहीं किया जाता और वो खुद ही भरता है, तो इससे स्कारिंग ज़्यादा होती है, जिससे बाद में प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजी और स्पेसिमेंट्स के बारे में इसने कहा है कि पस के जो सैंपल्स हैं उसमें स्वाब्स की बजाय पस की ज़्यादा मिकदार एस्पायरेट भेजना बेहतर है, ताकि जर्म्स की सही पहचान हो सके। पायोडीन जैसे एंटीसेप्टिक्स को बहुत ज़्यादा देर तक ज़ख्मों पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग को रोक देते हैं, बिकॉज दे इनहिबिट द एपिथेलियल इन ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पे जो ये समरी बॉक्स है 5.13, यहाँ पर इसने जो की लेसन्स दिए हैं वो यही हैं कि एंटीबायोटिक्स से पहले कल्चर सैंपल लें, और शुरुआती इलाज एम्पिरिकल होता है, गंदे ज़ख्मों को खुला छोड़ें, डिलेड क्लोजर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देखो तो ये आफ्टर द 5 to 6 days ऑफ एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन है शोन इन द 5.15 फिगर इज़ अंडर द कंट्रोल एंड द स्किन ग्राफ्ट आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये डिलेड प्राइमरी क्लोजर है फेशियोटोमी वूंड की आफ्टर 3 to 5 days। डिलेड प्राइमरी क्लोजर जिसको मैंने आपको कहा कि हम सेकेंडरी क्लोजर भी कहते हैं। तो यानी अगर ज़ख्म बहुत गंदा हो तो उसे फ़ौरन बंद नहीं किया जाता जब तक खुद ग्रेनुलेशन टिश्यू बने। ये स्किन लेयर्स लेफ्ट ओपन टू ग्रेन्यूलेट आफ्टर द लेप्रोटोमी फॉर फीकल पेरिटोनाइटिस रेडी फॉर स्किन ग्राफ्टिंग। और ये इन्फेक्टेड एनिमल बाइट वूंड है अपर थाई पे, जिसको ट्रीट किया गया है बाय ओपन थेरेपी फॉलोइंग द वायरुलेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन। यानी कि इसमें सबसे पहले इसने जो प्रिंसिपल समझाई हैं कि एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन, यानी ड्रेनेज की होती है। एंटीबायोटिक कभी भी सर्जिकल ड्रेनेज का बदल नहीं हो सकती। अगर कहीं पस जमा है, जब तक उसे इंसिजन लगा के ड्रेन नहीं किया जाता, एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर ज़ख्म में डेड टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू है, तो उसे साफ़ करना भी लाजमी होता है। अच्छा, एम्पिरिकल चॉइस, जब तक कल्चर रिपोर्ट नहीं आ जाती, 2-3 दिन लगते हैं उसमें, तो डॉक्टर अपने तजुर्बे के हिसाब से, कॉमन जर्म्स के हिसाब से दवाई शुरू कर दे, उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर मरीज़ की हालत ख़राब हो रही है तो रिपोर्ट का इंतज़ार किए बगैर एम्पिरिकल एंटीबायोटिक शुरू कर दें। उसकी सेंसिटिविटी रिपोर्ट आए तो फिर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये कि एंटीबायोटिक की पहली डोज देने से पहले ही पस या टिश्यू का सैंपल लेना निहायत ज़रूरी है। एक बार क्योंकि एंटीबायोटिक शुरू हो जाए तो ज़ख्म से बैक्टीरिया को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, उसका कल्चर करना। अगर मरीज़ की हालत एम्पिरिकल थेरेपी से बेहतर ना हो रही हो तो फिर ये मालूम करना नामुमकिन हो जाता है कि कौन सी दवाई असर करेगी। तो हम ज़ख्म के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती वैसे हर ज़ख्म के लिए। इन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाए जब एक तो स्प्रेडिंग इन्फेक्शन हो, जैसे इन्फेक्शन अपनी जगह से फैल रहा है, जैसे सेल्यूलाइटिस, या फिर जब सिस्टेमिक साइंस हो, यानी मरीज़ को बुखार हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ है, या सेप्सिस की निशानियाँ। ठीक है। तो टेक अवे यहाँ पे यही है कि एंटीबायोटिक सर्जरी का रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी ड्रेनेज का। सिर्फ फैलने वाले या सिस्टमिक इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले हमेशा सैंपल जैसे पस या कल्चर ले लें। ठीक है। उसके बाद इसने समझाया है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी ये तब इस्तेमाल की जाती हैं जब हमें मखसूस स्पेसिफिक जर्म और उसकी सेंसिटिविटी का पता हो। एग्जाम्पल, अगर पस के कल्चर से मर्सा यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस निकलता है तो हम फ्लूक्लोक्सासिलिन नहीं देंगे क्योंकि वो असर नहीं करेगी। हम सिर्फ वैनकोमाइसिन या टेलिकोप्लानिन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम है लेकिन इस जर्म के लिए टारगेटेड है। ठीक है। दूसरा इसने कहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी साइनर्जी, ये तब इस्तेमाल की जाती हैं जब जर्म का पता ना हो या जब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया मिलकर इन्फेक्शन कर रहे हो ना, यानी साइनर्जी हो, तो तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम करते हैं। अब जैसे एमरजेंसी सर्जरी है बावल की, अगर इंटेस्टाइन फट जाए या उसका खून बंद हो जाए, स्कीमिक बावल, तो वहाँ गट के बहुत से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर अब हमारी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होगी उसमें हमने कॉम्बिनेशन देना है। नंबर 1 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जैसे मेरोपेनम है या टेलिकोप्लानिन, उसको मेट्रोनिडाज़ोल जो एनारोबिक्स के खिलाफ काम करती है, मेट्रोनिडाज़ोल, उनके साथ मिला कर दिया जाता है, तो एक कॉम्बो बन गया। इसी तरह दूसरा कॉम्बो है ट्रिपल थेरेपी, उसमें एमॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन और मेट्रोनिडाज़ोल तीनों को कंबाइन करके ट्रिपल थेरेपी। ठीक है। फिर रिव्यू और री एवेल्यूएशन करते हैं हम। 3 से 4 दिन का रूल होता है। अगर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के 3-4 दिन बाद भी मरीज़ हालत बेहतर नहीं हुई तो फिर से सोचेंगे और री एवेल्यूएट करेंगे। कल्चर की रिपोर्ट दोबारा चेक करें और इन्वेस्टिगेशंस करें, लाइक अल्ट्रासाउंड एंड सीटी करवाएं ताकि पस कलेक्शन को रूल आउट किया जा सके, और ड्रेन होने से रह गई हैं तो उसको सही किया जाए। और रेजिडेंट अपॉर्चुनिस्ट जो हमारे सूडोमोनास और क्लेप्सिलिया हैं, उसकी इसने बात की है कि कुछ सर्जिकल यूनिट में मखसूस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, लाइक सूडोमोनास एंड क्लेप्सिलिया वगैरह, ये रेजिडेंट बन जाते हैं, यानी वो वहाँ के माहौल में हमेशा मौजूद होते हैं। तो इन जर्म्स से निपटने के लिए यूनिट में एंटीबायोटिक्स को रोटेट करते रहना चाहिए ताकि जर्म्स में मज़ीद रेजिस्टेंस पैदा ना हो। एंटीबायोटिक रोटेशन। ठीक है। अब ये समरी बॉक्स है 5.15, यहाँ कमेंसल्स एज ए पैथोजेंस बताया है इसने कि कमेंसल्स जिस्म के आम बैक्टीरिया जब कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से अपॉर्चुनिस्ट बनते हैं तो उनमें अक्सर मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। इनके लिए मखसूस और रोटेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी होना ज़रूरी है। ठीक है। और हमेशा याद रखिए जिस तरह ट्रिपल थेरेपी में एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाज़ोल तीनों हैं, तो जेंटामाइसिन देते वक्त रीनल फंक्शन का खास ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटीबायोटिक्स यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन। कौन से एंटीबायोटिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ हैं जो कुदरती तौर पर ज़िंदा जानदारों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती हैं। सिंथेटिक वो एंटी माइक्रोबियल हैं जो मुकम्मल तौर पर लैब में बनाए जाते हैं। फिर बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक का फ़र्क दोनों में समझना नहायत ज़रूरी है। बैक्टीरिसाइडल यानी बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ, ख़त्म कर दें बैक्टीरिया को, जैसे पेनिसिलिन हैं या अमाइनोग्लाइकोसाइड। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टेटिक हैं उनकी ग्रोथ को रोकने वाली हैं, यानी उनकी तादाद बढ़ने से रोकती हैं
ताकि जिस्म का अपना मुदाफ़ियत निज़ाम इम्यून सिस्टम उन्हें ख़त्म कर सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेट्रासाइक्लिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वैसे काम करने का तरीका जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल पर असर करती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमला करती है, उनसे बैक्टीरिया पर सबसे ज़्यादा असर दिखाती हैं जो उस वक्त मल्टीप्लाई कर रहे हों और अपनी नई सेल वॉल बना रहे हों। जबकि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये राइबोसोम्स पर अफेक्ट करते हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाले अमल खराबी पैदा करते हैं जिससे बैक्टीरिया ज़रूरी एंजाइम नहीं बना पाता। तो अब सबसे पहले देखें जो पेनिसिलिन है, इस पैराग्राफ में पेनिसिलिन का इसने समझाया है कि बेंजाइल पेनिसिलिन ज़्यादातर जो है ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस के ख़िलाफ़ नहायत मौसर इफ़ेक्टिव रखती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई से फैलने वाले इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है, क्लोस्ट्रीडिया गैस गैंग्रीन और टेटनस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए भी पेनिसिलिन अच्छी है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में बीटा लैक्टेमेज एंजाइम पैदा नहीं करता जो, तो उसके लिए भी असर करती है ये। और एक्टिनोमाइसिस जो पुराने क्रॉनिक ज़ख्मों में एक रहने वाले की वजह है, लेकिन पेनिसिलिन इसके ख़िलाफ़ अब भी काम करती है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल यूज़ सर्जरी में इसने समझाया कि एक सर्जिकल एमरजेंसी है गैस गैंग्रीन, इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन की हाई डोज़ हमें आईवी में देनी होती है ताकि क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस को ख़त्म किया जा सके। इसी तरह मिक्स्ड इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं तो पेनिसिलिन को दूसरी एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर मल्टीपल थेरेपी के तौर पर भी दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जो ये ख़ास तौर पर उन इन्फेक्शंस के लिए कीमती है जो तेज़ी से फैलते हैं, जैसे एरिसिपिलास या सेलुलाइटिस। ठीक, तो मेडिकल इम्पोर्टेंस ये है कि हालांकि अब बहुत सी नई एंटीबायोटिक आ चुकी है, लेकिन मखसूस सूरतों में जैसे क्लोस्ट्रीडिया इन्फेक्शन में पेनिसिलिन अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। फिर उसके बाद दूसरे फ्लूक्लोक्सासिलिन। फ्लूक्लोक्सासिलिन जो है ये भी बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस के लिहाज से अगर हम देखें, वैसे फ्लूक्लोक्सासिलिन की मखसूस खुसूसियत और सर्जिकल यूज़ जो इसने यहाँ पे बताया है कि ये एंटीबायोटिक स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के लिहायत अहम है। स्टेफाइलोकोकस, तो बहुत से स्टेफाइलोकोकाई एक एंजाइम पैदा करते हैं जिससे पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज कहते हैं। अब ये एंजाइम आम जो हमारी पेनिसिलिन है उसको नाकारा कर देता है। तो फ्लूक्लोक्सासिलिन का ये फ़ायदा है कि ये एंटीबायोटिक से इस एंजाइम से मुतासर नहीं होने देती, रेजिस्टेंट है, तो इसीलिए उन स्टेफाइलोकोकाई को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है जो बेंजाइल पेनिसिलिन से ठीक नहीं होते। तो इसका असर सिर्फ मखसूस जर्म्स पर होता है, दूसरे पैथोजन लाइक ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ बहुत कम एक्टिविटी होती है, पुअर है। इसकी खूबी है कि ये जिस्म के अंदर तक पहुंचती है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ये स्किन और उसके नीचे के हिस्सों सेलुलाइटिस एब्सेस में अच्छी तरह जज्ब होती है, हड्डी बोन तक अंदर अच्छी मिकदार में पहुंच जाती है, इसलिए इन्फेक्शन के लिए बुनियादी दवाई फ्लूक्लोक्सासिलिन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह में। ठीक है, उसके बाद आती हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड को एमॉक्सीक्लेव। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स के बारे में है जो सर्जिकल प्रैक्टिस में नहायत आम इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये दोनों बीटा लैक्टम ग्रुप के पेनिसिलिन्स हैं और इन्हें मुंह के ज़रिए यानी ओरल या इंजेक्शन के ज़रिए दिया जा सकता है। तो कहाँ काम करती हैं ये? एंटेरोबैक्टीरिया जो पेट के जर्म्स हैं ना, एंटेरोकोकस फीकैलिस और ज़्यादातर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई के ख़िलाफ़ मौसर है। और कहाँ नहीं काम करती? ये क्लेब्सिलिया और सूडोमोनास के ख़िलाफ़ बिल्कुल असर नहीं रखती, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। अब जो को एमॉक्सीक्लेव है जो ऑगमेंटिन के नाम से आती है, ये एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। क्लेवुलिनिक एसिड का ये रोल होता है कि इसकी अपनी कोई एंटीबैक्टीरियल ताकत नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया के बनाए हुए बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को नाकारा इनएक्टिवेट करने में ख़ास मदद देती है। तो फ़ायदा ये है कि उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो आम इस एमॉक्सिसिलिन से नहीं मरते। तो ये को एमॉक्सीक्लेव का स्पेक्ट्रम क्या है? मखसूस जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ कीमती है, लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, इसी तरह शर्शा कोलाई, ई कोलाई जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोर्स एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे, और क्लेब्सिलिया जो इस आम एमॉक्सिसिलिन से नहीं मरते, वो इस को एमॉक्सीक्लेव से फिर मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पैराग्राफ में पाइपरसिलिन एंड टिकारसिलिन के बारे में समझाया है कि ये यूरिडो पेनिसिलिन्स के बारे में है जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की पेनिसिलिन्स कहलाती हैं। ठीक है, इसका ज़्यादातर हॉस्पिटल के शदीद इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अब ये पाइपरसिलिन और टिकारसिलिन दोनों दवाइयाँ बहुत ब्रॉड असर रखती हैं,
यानी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एनएरोब बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मौसर है। तो इन्हें हमेशा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ मिला कर दिया जाता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ताकि जर्म्स इन्हें नकारा ना कर सकें। तो पाइपरसिलिन प्लस टेज़ोबैक्टम, मशहूर नाम टेज़ोसिन के नाम से आती है, और टिकारसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड जो है वो टाइमेंटिन के नाम से आती है। ठीक है, तो इनका क्लिनिकल यूज़ यही है कि ये दवाइयाँ ज़्यादातर हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ों के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं जब इन्फेक्शन खून में फैल जाए, यानी सेप्टिसीमिया हो तब, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के दौरान, कॉम्प्लेक्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, और सूडोमोनास या प्रोटियस ख़ास तौर पर उन जर्म्स को ख़त्म करती है जिन पर आम एंटीबायोटिक नहीं करती, जैसे सूडोमोनास पर ये इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है कि जेंटामाइसिन के साथ जब पाइपरसिलिन या टिकारसिलिन को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ मिलाया जाता है तो इनका असर 2 गुना हो जाता है, साइनर्जिस्टिक हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन सूडोमोनल इन्फेक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। कौन सा? पाइपरसिलिन या टाइकरसिलिन को अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ दें। लेकिन याद रखें ये दवाइयाँ मरसा के ख़िलाफ़ असर नहीं रखती, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। उसके बाद ये सेफेलोस्पोरिन्स आ जाती हैं। इनके बारे में सर्जिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही हैं 3 एंटीबायोटिक। एक तो सेफिरॉक्सीम, सीफोटैक्सीम, सेफ्टैजिडीम। सेफिरॉक्सीम 2nd जनरेशन है, एब्डोमिनल सर्जरी, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज़ होती। सेफोटैक्सीम 3rd जनरेशन, ये भी एब्डोमिनल और सिस्टमिक इन्फेक्शन में। सेफ्टैजिडीम भी 3rd जनरेशन है जो सूडोमोनास के ख़िलाफ़ काम करती है। तो इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ये एंटीबायोटिक स्टेफाइलोकोकस ओरियस और एंटेरोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बेहतरीन है। एक्सेप्शन है एंटेरोकोकाई। याद रखें कि एंटेरोकोकाई यानी स्ट्रेप्टोकोकस जो फीकैलिस है सेफेलोस्पोरिन्स से ठीक नहीं होता। ये पॉइंट FCPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एंटेरोकोकाई हमारा स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस से ही नहीं होता। बाकी एंटी सूडोमोनल हमारी सेफ्टैजिडीम मखसूस तौर पर सूडोमोनास ओरिजिनोसा के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी ब्रॉड करने के लिए अक्सर दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। तो अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ दें, लाइक जेंटामाइसिन के साथ, तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई का ख़तरा ज़्यादा हो तो साथ दे सकते हैं हम अमाइनो के साथ, और इमिडाज़ोल लाइक मेट्रोनिडाज़ोल के साथ भी दे सकते हैं अगर एनाएरोबिक बैक्टीरिया का ख़तरा हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का अलग से रोल। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसने समझाया है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इस तरह है कि ग्राम नेगेटिव कवरेज है। हमारा जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये दोनों एंटेरोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़ नहायत मौसर है जो पेट के जरासीम होते हैं। सूडोमोनास में जेंटामाइसिन के स्ट्रेन्स उसको भी ख़त्म करते हैं, लेकिन अब इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बढ़ रही है सूडोमोनास के ख़िलाफ़। लिमिटेशन ये है कि हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एनएरोब्स और स्ट्रेप्टोकोकाई के ख़िलाफ़ बिल्कुल असर नहीं दिखाती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें अक्सर हम मेट्रोनिडाज़ोल या पेनिसिलिन के साथ मिला कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनएरोब्स और स्ट्रेप्टोकोकाई के ख़िलाफ़ नहीं करती, तो हम एनएरोब के साथ लाइक मेट्रोनिडाज़ोल के साथ देते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की सबसे अहम बात उनकी मॉनिटरिंग है। हमेशा याद रखें दवाई के डोज को एडजस्ट करने के लिए खून में इसका लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, पीक एंड ट्रॉ लेवल। तो ट्रॉ अगली डोज से बिल्कुल पहले, यानी ताकि पता चले कि जिस्म से दवाई निकल रही है या नहीं, तो उसको हम ट्रॉ कहते हैं ना, अगली डोज से बिल्कुल पहले। और पीक यानी इंजेक्शन के 1 घंटे बाद, ताकि देखा जाए कि दवाई का असर काफ़ी है या नहीं। तो पीक एंड ट्रॉज हम चेक करते रहते हैं। तो थेरेपी शुरू होने के 48 घंटे बाद इनके लेवल को चेक करना और डोज को मॉडिफाई करना लाजमी होता है। अगर खून में इसका लेवल हद से बढ़ जाए ना, तो 2 बड़े मसले होते हैं। एक तो ऑटोटॉक्सिसिटी, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी सुनने की सलाहियत को, तवाज़ुन, बैलेंस और हियरिंग दोनों मुतासर होते हैं, और ये अक्सर इरिवर्सिबल होता है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनीज़ को नुकसान पहुँच जाता है। तो याद रखिए कि आजकल सिंगल लार्ज डेली डोज को ज़्यादातर बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इससे टॉक्सिसिटी का ख़तरा कम है, जर्म्स मारने की सलाहियत ज़्यादा है। तो IV में सिंगल लार्ज डोज। उसके बाद वेनकोमाइसिन एंड टेकोप्लेनिन, ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप हैं, वेनकोमाइसिन और टेकोप्लेनिन। इनके बारे में जो आजकल के दौर में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तस्वुर की जाती हैं।
तो इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एक तो ग्राम पॉजिटिव स्पेशलिस्ट यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के खिलाफ नहायत ताकतवर है। मरसा का वारियर यानी इनका सबसे बड़ा सर्जिकल रोल मरसा यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ है। जब किसी हॉस्पिटल में मरसा का ख़तरा ज़्यादा हो तो इन्हें प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी दिया जाता है। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ट्रीटमेंट जब एंटीबायोटिक की वजह से आंद्रों में इन्फ्लामेशन हो, सोजिश हो, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो तो उनको ख़त्म करने के लिए वैनकोमाइसिन नहायत मौसर है। यहाँ इसे आमतौर पर मुंह के रास्ते यानी ओरल दिया जाता है। अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि अमाइनो की तरह ये ग्लाइकोपेप्टाइडेज भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवाते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी, और इनकी सीरम मॉनिटरिंग मुसलसल करनी होगी ताकि टॉक्सिसिटी से बचा जा सके। उसके बाद आते हैं कार्बापेनम्स। तो कार्बापेनम्स इनके बारे में ये बिग गन्स कहा जाता है क्योंकि नहायत शदीद और रेजिस्टेंट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें 3 मशहूर दवाइयाँ हैं। मेरोपेनम जो सर्जिकल वार्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कार्बापेनम है। दूसरी इमीपेनम अक्सर सिलास्टिन के साथ मिलाकर दी जाती है ताकि गुर्दों में मेटाबोलाइज ना हो, ये इमीपेनम। और एर्टापेनम का फ़ायदा ये है कि ये दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है लेकिन सूडोमोनास के ख़िलाफ़ काम नहीं करती। तो इसमें स्पेक्ट्रम और अफादियत क्या है, क्यों ये पावरफुल है? ये बीटा लैक्टमेज स्टेबिलिटी यानी इन एंटीबायोटिक उन एंजाइम से मुतासर नहीं होती जो दूसरी पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन को नाकारा कर देते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव और एनाएरोब बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ अच्छी हैं। और इनका ना ESBL वारियर है यानी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज पैदा करने वाले बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई के ख़िलाफ़ ये गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है। ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज वारियर। तो इन्हें आम इन्फेक्शन के लिए बचा कर रखा जाता है और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जब सीरियस पेरिटोनाइटिस हो या रेजिस्टेंट UTI या सेप्टिसीमिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है मेट्रोनिडाज़ोल। अब मेट्रोनिडाज़ोल जो आमतौर पर हमें पता है फ्लेजिल के नाम से आती है, IV में भी अवेलेबल है वैसे मेट्रोनिडाज़ोल। ये अब हम कब देंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ये एनाएरोबिक एक्सपर्ट है, ये तो आपको याद ही होगा हमेशा कि मेट्रोनिडाज़ोल तमाम एनाएरोब बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहते हैं उनके खिलाफ नहायत मौसर है। तो उसमें टारगेट जर्म्स बैक्टीरियोड्स पेट में पाए जाने वाले कॉमन हमारे जो एनाएरोब्स हैं जैसे क्लोस्ट्रीडिया, गैस गैंग्रीन और टेटनस का सबब बनते हैं, और एनाएरोबिक कोकाई, ठीक है, उनके अगेंस्ट अच्छी है। तो जो एब्डोमिनल और कोलोरेक्टल सर्जरी है उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑपरेशंस में, क्योंकि एनाएरोब वहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ हम इसकी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। गायनी और पेल्विक ऑपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पेल्विक सर्जरीज़ में। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन में हम जो वैनको दे रहे थे वैनकोमाइसिन की तरह मेट्रोनिडाज़ोल भी सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको देना कैसे, देने का रास्ता, इस दवाई की खुसूसियत ये है कि ये नहायत सेफ़ है और इसको ओरल टैबलेट्स भी हैं, IV भी है शदीद इन्फेक्शन में या ऑपरेशन के फ़ौरन बाद। रेक्टली इसकी सपोजिट्रीज़ भी हैं, अगर मरीज़ मुंह से नहीं ले सकता या IV ना हो अवेलेबल तो सपोजिट्री भी है। लास्ट ड्रग रह गई है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो आजकल कॉमनली जो है नोविडेट के नाम से आती है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है वो उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है जो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एसाइटिस पेशेंट्स को। तो खैर यहाँ पर हम सर्जरी के लिहाज से देखें, ये क्विनोलॉन्स हैं, ताकतवर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से मशहूर है, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ये ब्रॉड है यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है। ठीक है, तो एंटी सूडोमोनल इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है कि ये सूडोमोनास इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ नहायत मौसर है। और बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स में लाइक UK, यूरोप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बेजा इस्तेमाल को रोक दिया गया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ज़्यादा इस्तेमाल मरीज़ में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इंटेरोकोलाइटिस का ख़तरा बढ़ा रहा है, उसको बढ़ा देता है, उल्टा खुद वो डिफिसाइल करवा रहा है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देने से हमारा नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो बैक्टीरिया बढ़ेगा, तो इसीलिए क्योंकि गट के नॉर्मल बैक्टीरिया को ख़त्म करती है तो इसको बंद किया, ज़्यादा इसका यूज़ बैन कर दिया गया है। दैट्स इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, विच वॉज चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे।